हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे सारे? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आज हम हैशिंग प्रॉब्लम्स नहीं करने वाले यार। हैशिंग के ऊपर हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास के अंदर भी काफी प्रॉब्लम की थी, हमने सेकंड क्लास के अंदर भी काफी प्रॉब्लम की थी। आज हम बेसिकली करने वाले हैं आपके इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, और उसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब एग्जॉस्टिव तरीके से समझने वाला है। ठीक है, तो आई होप सबके सब रेडी हो, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आज की इस एक क्लास के अंदर कवर होने वाले हैं, तो मजा आने वाला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जस्ट गिव मी अ मोमेंट to set everything up. Internal working of hash map. कैसे हो आप? आई एम गुड आशीष, आप बताइए कैसे हैं? आई होप सबके सब बढ़िया होंगे। सॉरी, कुछ हो सकता है क्या? एक बंदा कह रहा है कि कल Amazon आ रही है उसके यहाँ पे। देखो Amazon आ रही है, मतलब हो सकता है कि एरे स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन ही आए, हैश मैप रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ज्यादातर, लेकिन ऐसे गारंटी नहीं ले सकते कि हाँ यही क्वेश्चन आएंगे। मतलब समझ रहे हो ना, कहने को कुछ भी आ सकता है वहां पर। तो आप तो मेरी मानो तो पूरी की पूरी तैयारी करके जाओ, हर एंगल से अच्छे से तैयारी करके जाओ। जावा के साथ और क्या अच्छा रहेगा? डीएसए तो है ही। हम जावा के साथ हमने डीएसए वगैरह तो कर लिया। प्लेसमेंट के अंदर अगर आपको जाना है ना, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट भी पढ़ लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट बहुत ज्यादा पूछे आते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट यार, ठीक है? मैं थोड़ी देर में क्लास ज्वाइन करता हूँ, मुझे कुछ इशू आ रहा है किसी चीज में। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, लुक्स लाइक एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ठीक है, मूवी रिकॉर्डिंग। ऑल सेट। ठीक है, आई होप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और काफी सारे आपके और भी कंसेप्ट इसके अंदर खुलेंगे। ठीक है, आपको दिखेगा कि अच्छा किस तरीके से कोई भी डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया जाता है। हैश मैप कुछ ऐसा नहीं है कि जादू से अपने आप काम कर रहा है। ठीक है, जादू से वो बिग ऑफ वन में सारे ऑपरेशन करके लाके दे रहा है। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से बिग ऑफ वन में ऑपरेशन होते हैं हैश मैप के, वो आज हम समझने वाले हैं। वो क्या रीजन है जिसकी वजह से हैश मैप के अंदर ऑर्डर ऊपर नीचे हुआ था, वो आज हम समझने वाले हैं। जब हैश मैप के अंदर आपने एलिमेंट को डाला, उसके बाद जो आप रिट्रीव करते हो, तो एलिमेंट का ऑर्डर ऊपर नीचे डिफरेंट हो सकता है। क्या रीजन है, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। बहुत सारी स्लाइड बनाई है मैंने, बहुत मेहनत करके। ठीक है, एक एक स्लाइड को अच्छे से पढ़ेंगे अपन। देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं, तो बहुत सारे टॉपिक कवर होंगे, और आज पूरा का पूरा एग्जॉस्टिव, मतलब इसके बाद कुछ बचेगा नहीं इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप पर जानने के लिए। ठीक है, मुझे ये लगता है। ठीक है, तो आज समझते हैं। सबसे पहले तो यार हैश मैप, हमें पता है हैश मैप के अंदर जितने भी ऑपरेशन होते हैं आपके, सारे के सारे बिग ऑफ वन के अंदर होते हैं, राइट? हमने ऐसा देखा है, हमने ऐसा पढ़ा था, भैया आपने ही बताया था कि ये हैश मैप है,
इसके अंदर जो ऑपरेशन होते हैं लाइक इंसर्ट, सर्च एंड डिलीट, ऑल आर डन इन बिग ऑफ वन, राइट। ये हमें पता है सारे के सारे ऑपरेशन बिग ऑफ वन में होते हैं। तो ऐसा क्या जादू हो रहा है जिसकी वजह से बिग ऑफ वन में ऑपरेशन हो रहा है? मतलब मुझे पता है कि एरे, अगर मैं एरे यूज करता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ अगर मैं एरे के साथ, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एरे ही पढ़ा है। तो एरे के अंदर आप सबसे पहले तो साइज डिफाइन करते हो एक, राइट, कि एरे का साइज कितना रहेगा। फिर मेमोरी उतना एलोकेट कर देती है एरे के साइज को। उसके बाद जब हमें उसमें इंसर्ट करना होता है तब हमें लास्ट में इंसर्ट करना होता है, राइट। चलो इंसर्ट करना तो कोई बात नहीं, इंसर्ट हमने कर दिया बिग ऑफ वन में। सर्च करना होता है कोई एलिमेंट तो हमें इटरेट करना पड़ता है पूरा का पूरा, तो वहां पे बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था अगर बीच में से कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो भी बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो हैशमैप ऐसा क्या अचीव कर लेता है, ऐसा कैसे अचीव कर पा रहे हैं कि वो बिग ऑफ वन में करते रहे? ठीक है, वेल एक ट्रेड ऑफ होता है। एरे के अंदर जब आप एलिमेंट डालते हो ना तो आपको पता है सारे के सारे एलिमेंट कॉन्टिगुअस फैशन के अंदर होते हैं, राइट, कॉन्टिगुअस फैशन में होते हैं। हैश मैप के अंदर नॉन कॉन्टिगुअस होते हैं, मतलब हैश मैप के अंदर फर्क नहीं पड़ता उसको कि कहाँ वो एलिमेंट को रख रहा है। हैश मैप इज लाइक अ बैग, ठीक है, एक पोटली है हैश मैप बस, जिसके अंदर आपने कुछ चीजें रख दी, जो आप उसमें से निकालने जाते हो तो कुछ भी हाथ में आता है, ठीक है। आप देखते नहीं उस पोटली के अंदर क्या है, बस कुछ भी एलिमेंट बाहर निकल जा रहे हैं, राइट। ऐसे है पोटली सी, उसके अंदर आप बस एलिमेंट डाले जा रहे हो तो वो एलिमेंट कोई भी कहीं भी पड़ा हुआ है। ऑर्डर डजंट मैटर इन अ हैश मैप, राइट, नॉन ऑर्डर्ड, या सॉरी अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, राइट, ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो ये ट्रेड ऑफ आया तो बिग ऑफ वन कैसे हुआ, ये सारा सारा समझने वाले हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। हैश मैप के अंदर देखो दो चीजों से मिलकर बनाई है, मैप हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहले हमें पता की से वैल्यू पेयर मैप होता है, राइट, की टू वैल्यू पेयर, ये मैपिंग होती है, राइट, दिस इज मैपिंग। इस वजह से इसके अंदर नाम आया है मैप। लेकिन ये हैश नाम कहां से आ रहा है, ये हैश, वेल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर। ये हैश आया है हैशिंग से। हैशिंग एक कंसेप्ट है जिसको आज हम अच्छे से खोल के पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें समझ में आएगा किस तरीके से हैश मैप काम करता है, ठीक है। अब जरा यहाँ समझ लो, अभी प्रत्युष प्रखर ये सब बिहार विहार जो भी आपकी बातें चल रही हैं फिलहाल बंद करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ समझो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप चैट्स को बंद कर दो एकदम, बिल्कुल चैट्स में कोई नहीं लिखेगा अभी। क्लास आज की ज्यादातर समझने वाली है, ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो जस्ट लिसन टू मी, और कुछ नहीं। एक बार समझ लिया ना आपने तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है आपके लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो हैशिंग क्या होती है, हैशिंग में बताने वाला था। हैशिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ यूनिक वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट यूजिंग एन एल्गोरिथम व्हिच एनेबल्स क्विकर एक्सेस इज नोन एज हैशिंग। आसान शब्दों में कहा जाए तो हैशिंग की हेल्प से आप लोग एक किसी भी ऑब्जेक्ट को या एट्रीब्यूट को, ऑब्जेक्ट या एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है बेसिकली, किसी भी बड़ी सी चीज को, सपोज करो एक स्ट्रिंग है बहुत बड़ी सी, एलिफेंट है, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऐसे बने होते हैं, राइट, कि उसके अंदर कुछ एज हो गया, सपोज करो एज इज 14 एंड द नेम हो गया, सपोज करो नेम इज राज, जो भी है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं या फिर जो भी ये चीजें हैं, इनको आप कन्वर्ट कर दो एक छोटी सी क्वांटिफाइबल चीज के अंदर, एक एक इंटीजर के अंदर अगर कन्वर्ट कर दो। वैसे जावा के अंदर हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, बट हैशिंग इन जनरल बहुत जगहों पे यूज होती है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी हम हैशिंग यूज कर रहे होते हैं, जो भी आपकी ये क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिथम होती है वहां पर भी हैशिंग यूज होती है, ठीक है। तो जावा के अंदर क्या करते हैं, इसको एक कन्वर्ट कर देते हैं एक इंटीजर के अंदर। सपोज करो इससे हमारा मिल रहा है 231942, ठीक है, और यहाँ से मिल रहा है सपोज करो कुछ भी 125694, ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जावा के अंदर हम इसे इंट में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैशिंग। और इसके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लग रही होती है, जिसका काम होता है इससे इसमें कन्वर्ट करना, ठीक है, इंट में कन्वर्ट करना किसी भी चीज को। अब यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ अब जब ये हम ये करने आते हैं तो इसकी वजह से कुछ कुछ दिक्कतें भी आने लग जाती हैं, उन दिक्कतों को समझेंगे, ठीक है। तो ये हमें पहला पॉइंट समझ में आ गया, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ यूनिक वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट यूजिंग एन एल्गोरिथम व्हिच इनेबल्स क्विकर एक्सेस। अब ये क्विकर एक्सेस कैसे मिल रही है इसकी वजह से, ये एक बहुत की पॉइंट है जिसकी वजह से हैशमैप के अंदर वो बिग ऑफ वन ऑपरेशन होते हैं सर्चिंग वाले, वो क्यों होते हैं, वो एक्चुअली इसी की वजह से होते हैं। आप यहाँ पर समझ भी सकते हो, अगर मैंने बोल दिया, मैंने आपको ये समझा रखा है, ये पहले ही बता दिया था इसलिए कि हैश कोड एंड इक्वल्स का कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था कि एक चीज के लिए, एक इनपुट के लिए, अगर एक इनपुट है I1 तो उसके लिए एक आउटपुट आएगा हमेशा O1, ठीक है। और अगर एक दूसरी इनपुट है I2 उसके लिए आ रहा है सपोज करो O2, लेकिन हो सकता है दूसरी वाली इनपुट के लिए भी O1 आ जाए, ठीक है।
यहाँ पर ये जो हो रहा है ये सब हो रहा है हैश फंक्शन की वजह से, हैश फंक्शन की वजह से। हैश फंक्शन इस कुछ नहीं है, हैश फंक्शन बस बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है जिसकी वजह से आप लोग ये कन्वर्शन कर पा रहे हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि इनपुट के लिए एक आउटपुट आता है, I2 के लिए दोबारा आउटपुट आता है, और ये हैश कोड एंड इक्वल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम इसकी हेल्प से हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, हमने ये निकाली चीजें निकाली, ठीक है। इसकी हेल्प से हम एक हैश टेबल बनाते हैं, जो भी हम समझेंगे हैश टेबल बनाते हैं। उस हैश टेबल के अंदर हम इन वैल्यूज को फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास हैश वैल्यू आई है ना, इससे हम उस टेबल के अंदर इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे। और एक चीज और समझने वाली बात है, अगर आपको कंपेयर करना है दो चीजों को, सपोज करो आपको कंपेयर करना है एलिफेंट, इस ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट 1 है, और एक आपने ऐसी ऑब्जेक्ट 2 बना लिया, उसको कंपेयर करना है, दोनों को आपस में कंपेयर करना है। अगर दोनों बराबर हुए, दोनों अगर ऑब्जेक्ट बराबर हैं, तो एज भी बराबर होगी, नेम भी बराबर होगा। लेकिन ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, दो ऑब्जेक्ट्स को चेक करने वाला कि हाँ बराबर है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट बराबर नहीं होते हैं, राइट। तो आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट 1 का भी हैश निकाल लो, हैश ऑफ ऑब्जेक्ट 1, और हैश ऑफ ऑब्जेक्ट 2 ये निकाल लो। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब ये जो बनाने ना, ये हैश हैश निकालने का जो काम है, ये बहुत बहुत इजी काम होता है, ठीक है। ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि जब आप कंपेयर कर रहे हो तो दो एलिमेंट्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को, तो उनके हैशेस की हेल्प से अगर आप वहां पे चेक करते हो ना दोनों एलिमेंट्स को, तो काम आपका बहुत आसान हो जाता है। अगर दोनों के दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब बराबर नहीं होंगे ये, राइट। क्योंकि हैश ने ये कह रखा है कि एक इनपुट के लिए हमेशा सेम आउटपुट आने वाला है। अगर आउटपुट दोनों के बराबर नहीं है, इसका मतलब इनपुट भी बराबर नहीं होंगे, राइट। लेकिन अगर दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, सपोज करो हैश ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू हैश ऑफ ऑब्जेक्ट 2, तो इसका मतलब यहां पर अब हमें चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स को चेक करना पड़ेगा इंटरनल, अंदर घुस के, कि क्या ये ऑब्जेक्ट सही में बराबर है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दो दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ जाए, राइट। तो इससे हमारी चेकिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है, हमें एक एलिमेंट के अंदर घुस के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बस हैश कैलकुलेट करते हैं, और वहां से हम काफी हद तक पता लगाते हैं कि हाँ ये दोनों एलिमेंट, दो ऑब्जेक्ट बराबर है या नहीं है। इसको अभी हम और अंदर समझ रहे होंगे ठीक से, बस मैं यहाँ पे आपको एक बार रिपीट कर रहा था, क्विकर एक्सेस के लिए। और क्विकर एक्सेस का एक और काम होता है, वो भी हम समझेंगे बाद में। इट इज नेसेसरी टू राइट हैश कोड मेथड प्रॉपर्ली फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ हैश मैप। हैश मैप जो फंक्शन होता है ना यार, इसको अभी हम देखेंगे आगे, कि ये दो चीजें यूज करता है इंटरनली, हैश कोड फंक्शन और इक्वल्स फंक्शन। इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप के अंदर ये दोनों फंक्शंस यूज करे जाते हैं जब भी आप लोग कोई भी एलिमेंट को हैश मैप में डाल रहे हो या फिर हैश सेट में डाल रहे हो। हमने देखा था कि हैश सेट तो हैश मैप का यूज करके बन रहा होता है। तो ये चीजें हो रही होती हैं। उस टाइम पर हैश कोड और इक्वल्स मेथड बहुत ज्यादा हैवीली यूज किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से डिफाइन कर रखे होंगे, तब आपका हैश मैप जो होगा वो बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आपने अच्छे से डिफाइन नहीं करे होंगे तो वहां पे अच्छे से काम नहीं करेगा। हम इनको डिफाइन करके देखेंगे अभी इस क्लास में, ठीक है। हैश कोड इन जावा फंक्शन रिटर्न्स हैश कोड वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कॉलिंग। इट रिटर्न्स अ 4 बाइट वैल्यू व्हिच इज जनरेटेड बाय हैशिंग एल्गोरिथम। अब ये जो हैशिंग एल्गोरिथम है, ये हम अपनी खुद से डिफाइन करते हैं, ठीक है। जावा के अंदर हम अपनी खुद से डिफाइन करते हैं कि हमारी हैशिंग एल्गोरिथम कैसे काम करने वाली है। स्ट्रिंग क्लास ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है अपने लिए हैशिंग एल्गोरिथम, इंटीजर क्लास ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। जो क्लास बन रखी है ऑलरेडी, उन्होंने तो डिफाइन कर रखी है कि उनकी हैशिंग एल्गोरिथम कैसे काम करेगी। जो क्लास हम बना रहे हैं, अगर हमें कस्टम क्लास का की बनाना है, तो हम अपनी खुद की हैशिंग एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं। कि सपोज करो मेरी क्लास है, ये स्टूडेंट क्लास है मेरी, तो स्टूडेंट क्लास को मैं किस तरीके से सेपरेट करने वाला हूँ, किस तरीके से इसका मैं हैश मैप में से डालने वाला हूँ, उसके लिए मुझे अपनी खुद की हैशिंग एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी। ये वाली चीज हम थोड़ी एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि कस्टम क्लास की हैश मैप किस तरीके से काम करते हैं, वैसे वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले हम समझते हैं प्रिमिटिव टाइप से, कि सपोज करो आपने हैश मैप बनाया इंटीजर टाइप का, या फिर आपने हैश मैप बनाया स्ट्रिंग टाइप का, तो वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ हैश मैप बनाया आपने इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, तो मैं यहाँ पर कीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ कीज की बात कर रहा हूँ। वैल्यूज आप किसी भी टाइप की बना लो, फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली कीज पे ही मैटर करता है सब कुछ, ठीक है। की वैल्यू पेयर होते हैं हैश मैप के अंदर, तो मैं उसमें से सिर्फ की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट। तो होता क्या है कि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ये रही वो इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये इंटीजर वैल्यू कैसे आ रही है, क्या लॉजिक होता है इसके पीछे, वो समझते हैं। हैश कोड एंड इक्वल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाद में वापस आएंगे। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर एक स्लाइड रिपीट कर गई। ये करी रिपीट, या फिर ये जब मैंने बीच में इंसर्ट पेज किया तो हुआ ऐसा।
एक्चुअली मैंने एक बढ़िया सी स्लाइड बना, अच्छा ये रही, ठीक है ठीक है। हैशिंग ऑफ स्ट्रिंग्स दिख रही है आपको? हाँ, हैश कोड के बाद हैशिंग हैशिंग ऑफ स्ट्रिंग समझते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हैशिंग किस तरीके से काम करती है। इसको भी हम कोड में भी देखेंगे किस तरीके से काम करती है। एक्चुअली में होता क्या है, आपको पता है कि दो चीजें हैं, सपोज करो कैट और दूसरी चीज है एक्ट। मैं चाहता हूं कि दो इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट आए, राइट? दो इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट आए, दो अलग अलग इनपुट के लिए दो अलग अलग आउटपुट आए, लेकिन सेम इनपुट के लिए बार बार सेम आउटपुट आए। तो एक काम तो आप कर सकते हो कि जो कैट है इसकी जो भी एलिमेंट्स है उनकी एसकाई वैल्यू को ऐड कर दो, ठीक है? तो सी की एसकाई वैल्यू को ऐड कर दिया, ए की एसकाई वैल्यू को, टी की एसकाई वैल्यू को ऐड कर दिया। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा कैट और एक्ट का बराबर मिलेगा, ऐसा हम नहीं चाहते, ठीक है? हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि कोलिजन अवॉइड हो, इस चीज को हम कहते हैं कोलिजन। जब हैश ऑफ इनपुट 1 बराबर हो जाता है हैश ऑफ इनपुट 2 के, उसे हम कहते हैं कोलिजन। और हमेशा हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हैश फंक्शन हो जो कम से कम कोलिजन करे, ठीक है? अब देखो, ये वो फंक्शन है जो कि कम से कम कोलिजन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है? ये वो फंक्शन इंश्योर कर रहा है। यहाँ पर ये जो हैश है आप 7 से स्टार्ट कर सकते हो या फिर चाहो तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। जावा के अंदर में भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? उसके बाद एक एक करके आप सारे के सारे कैरेक्टर्स पर जा रहे हो और फिर मल्टीप्लाई बाय 31 कर दिया। ये 31 एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो इसकी वजह से आपकी कम से कम कोलिजन होने के चांसेस है, क्योंकि प्राइम नंबर के साथ आप जब किसी का मल्टीप्लाई करते हो तो एक अलग नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बजाय कि आप एक नॉन प्राइम नंबर के साथ किसी का मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है? तो ये बस वो प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए है। उसके बाद आपने बस कैरेट आई को ऐड कर दिया, ये बेसिकली इसकी एसकाई वैल्यू को बाहर निकाल लेता है। तो होगा क्या, अगर हम इसे ड्राई रन करके देखें तो हैश मान लो 0 से 7 से स्टार्ट हो रखा है, ठीक है? इसी के साथ चलते हैं। हैश 7 से स्टार्ट हो रखा है, हमने कैट के लिए लिया। सपोज करो कैट के अंदर सी ए टी तीनों के तीनों कैपिटल हैं, और ये हो गया मान लो 65, ये हो गया 66, 67, और टी मुझे फर्क नहीं पड़ता, टी मान लो 80 हो गया, ठीक है? ये मैंने इनकी एसकाई वैल्यू मान ली, ये एसकाई वैल्यू मान लो मैंने मान ली, ठीक है? तो होगा क्या, हैश कैसे निकलेगा? यहाँ से हैश निकलेगा कैट के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 31 प्लस 67, ठीक है? ये निकला। और फिर ये जो वैल्यू आई ये अब हमारी हैश में चल जाएगी। अब इस हैश के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 31 का, मल्टीप्लाई बाय 31 प्लस ए को ऐड कर देंगे, ठीक है? ए हो गया 65। अब ये वैल्यू भी हैश में डल जाएगी। फिर इसको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ और उसमें ऐड कर देंगे 80 को। तो यहां से जो वैल्यू आएगी उसके काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि वो किसी और परम्यूटेशन के या फिर किसी और स्ट्रिंग के लिए वो उसके जैसी वैल्यू ना मिले। हाई चांसेस हैं, जीरो चांसेस नहीं है, ठीक है? कोलिजन फिर भी हो सकता है, हो सकता है यहाँ से जो भी वैल्यू है, सपोज करो यहाँ से वैल्यू आ रही है 93426, ठीक है? सपोज करो यहाँ से वैल्यू आ रही है ये, और कोई और इनपुट हो, भले ही कोई और इनपुट हो, सपोज करो एलिफेंट कोई इनपुट है, उसके लिए भी सपोज सेम ही आउटपुट आ रही है, ऐसा हो सकता है। दो सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ सकते हैं, लेकिन हमने ट्राई क्या किया, हमने ट्राई किया कि एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कि जिसके अंदर कम से कम प्रोबेबिलिटी हो ऐसा होने की, ठीक है? तो स्ट्रिंग की हैशिंग इस तरीके से होती है, हमें समझना होगा। हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाते हैं और इस तरीके से हम हैश कैलकुलेट करते रहते हैं। हैश की वैल्यू 7 क्यों है? मैं कह रहा हूं ना, यहाँ पर हम जावा में देखेंगे ये 0 से स्टार्ट होता है, इन्होंने क्या 7 से स्टार्ट कर दिया बस ऐसे ही। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना, अगर आप 0 से भी स्टार्ट करोगे तो भी यही फर्क पड़ता है। आप 0 से स्टार्ट करो तो पहली बारी में जो हो जाएगा 67, क्योंकि यहाँ पे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 31 0 होगा। फिर उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 31 का और फिर ऐड कर देंगे 65 को, समझ रहे हो? और फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 31 का और फिर ऐड कर देंगे 80। तो फर्क नहीं पड़ता 0 से स्टार्ट करो या फिर 7 से स्टार्ट करो। यहाँ पे इसके अंदर मैंने 7 मतलब मैंने नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट किया कहीं से, लेकिन मैंने जावा के अंदर देखा, जावा के अंदर 0 से स्टार्ट होता है। देखते हैं किस तरीके से होता है। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक पैकेज के अंदर वेयर इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश समझ रहे होंगे। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की हैशिंग किस तरीके से होती है, राइट? स्ट्रिंग की हैशिंग किस तरीके से होती है वो हम समझ रहे हैं। तो हम सपोज करो स्ट्रिंग है s1 इक्वल्स टू कैट, ठीक है? हर एक सारी मैंने स्मॉल लिख ली, चलो मैं कैपिटल वाला ले लेता हूँ CAT, और एक स्ट्रिंग s2 बना लेते हैं जो कि है एक्ट,
अब जरा प्रिंट करके देखते हैं इन दोनों के हैश फंक्शंस को, s1 डॉट हैश कोड और s2 डॉट हैश कोड। ये हैश कोड ऑलरेडी लिखे हुए हैं क्योंकि स्ट्रिंग क्लास ऑलरेडी बन रखी है। स्ट्रिंग क्लास मैंने नहीं बनाई, ये जावा ने ऑलरेडी बना रखी है, तो जावा ने उसके हैश कोड ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। तो इनके हैश कोड्स को प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। हमें इतना तो पता है कि इंटीजर वैल्यू होगी कोई, देखो ये इंटीजर वैल्यूज है, ठीक है, ये दोनों दोनों इंटीजर वैल्यूज है और इनकी वैल्यू ये रिटर्न हो रही है। अब ये कैसे काम कर रही है भैया, ये समझ लेते हैं। अंदर घुसते हैं, या हमारी स्ट्रिंग क्लास के अंदर हैश कोड फंक्शन है, इसने कुछ कुछ कर रखा है यहाँ पे। इसने चेक कर रखा है कि अगर लैटिन है तो लैटिन वाला हैश कोड, अदरवाइज स्ट्रिंग वाला हैश कोड तो हमारा इस वाले में जाएगा। इसमें जाते हैं अंदर। अब यहाँ देखो ये किस तरीके से हैश कोड डिफाइंड है। यहाँ देख रहे हो ये h0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, h यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है। हम एक एक करके बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लेंथ को भी डिवाइड बाय 2 कर रखा है। बेसिकली इनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट करके, लेकिन हमें जिस्ट समझ में आ रहा है। जिस्ट वही है कि आप ले रहे हो एक नंबर को, बेसिकली कैरेक्टर को ले रहे हो और उसको ऐड कर दे रहे हो 31 मल्टीप्लाई करके कुछ करके, ठीक है। इससे हमारा एक यूनिक हैश कोड जनरेट होगा, ये गारंटी कर देता है ये। मतलब 100% गारंटी नहीं करता, लेकिन काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बार बार, ठीक है, इस चीज में ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे हैश कोड जनरेट होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ये हमने समझ लिए। कस्टम क्लासेस अगर आप बनाते हो अपनी खुद की, सपोज करो मैंने खुद की क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट बनाते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास मैंने बनाई सपोज, और उसके अंदर मैंने चीजें डाल दी कुछ कुछ, जैसे कि स्ट्रिंग नेम और इंट रोल नंबर, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अब इसके ऊपर एक हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड मुझे खुद से डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट। मुझे बताना पड़ेगा कि मैं दो स्ट्रिंग को किस तरीके से अलग अलग दिखाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप चाहो तो खुद से बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर सोर्स में जाके जनरेट हैश कोड एंड इक्वल्स कर सकते हो। यहाँ के देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो ये क्या कर रहा है ना, इसने देखो दो चीजें जनरेट कर दी मेरे लिए, एक तो हैश कोड और एक इक्वल्स। इक्वल्स वाले को मत देखो, हैश कोड को समझो पहले, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। इसने क्या किया भैया, इसने बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्लास के हैश फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है, अपना हैश कोड निकालने के लिए। अब ये हैश कैसे काम करता है, ये बेसिकली क्या करता है, हर एक क्लास में जाता है। इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। इसके अंदर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक बॉय क्लास है, राइट। उस बॉय क्लास के अंदर एक नेम है और उस बॉय क्लास के अंदर एक एज है, राइट। साथ ही में उस बॉय क्लास के अंदर एक मार्क्स भी है। और सपोज करो मैं चाहता हूँ हैश कोड जो वो तीनों के तीनों पे वो करे, डिसाइड करे, ठीक है। तीनों की तीनों वैल्यू अगर अलग अलग होंगी तो अलग माना जाएगा, अदरवाइज सेम माना जाएगा। मतलब नाम भी अलग होना चाहिए, एज भी अलग होनी चाहिए, और लिस्ट ऑफ मार्क्स भी अलग होने चाहिए। यहाँ पर लिस्ट ऑफ मार्क्स के अलग होने का मतलब क्या है कि दो लिस्ट ऑफ मार्क्स बराबर कब होंगे, जब उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ऑर्डर में रिपीट कर सेम ऑर्डर में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट्स डॉट हैश वाला ये फंक्शन कॉल कर दिया। देख रहे हो, एज के लिए, मार्क्स के लिए और नेम के लिए मैंने इसके अंदर 3 वैल्यू पास कर दिया। और ये करता क्या है, ये इंटरनली इस फंक्शन को कॉल करता है, हैश कोड वाले फंक्शन को, जो कि ऑब्जेक्ट का एरे लेता है, ठीक है। इसने मल्टीपल ऑब्जेक्ट का एरे लिया और उनके अंदर भी सेम काम कर रहा है जो भी हमने देखा था, 31 मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट करके। देख रहे हो, ये क्या करता है, तीनों की तीनों वैल्यूज का हैश कोड निकालता है। क्योंकि देखो, कोई भी नॉन प्रिमिटिव चीज है वो एट इट्स कोर कहीं ना कहीं जाके, अंदर जाके कहीं ना कहीं वो प्रिमिटिव चीजों से ही बनी होगी, राइट। अंदर प्रिमिटिव चीजों से ही बनी होगी। वो प्रिमिटिव चीजें जो है वो है हमारी इंटीजर, ठीक है, इस टाइप की चीजें। हमने देखा जो स्ट्रिंग है वो भी इंटरनली जाके इंटीजर से ही अपनी कैलकुलेट कर रहा होता है हैश कोड। यहाँ पर इसने क्या किया, एज का हैश कोड निकाला, ठीक है। एज ने जो भी हैश कोड लाके दिया होगा, एज एक इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर का हैश कोड अपना डिफाइंड है। उसके बाद इसने मार्क्स का हैश कोड निकाला। मार्क्स का अपना अलग तरीका होता है, मार्क्स इज एन एरे ऑफ, मार्क्स इज अ लिस्ट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो उसका अपना हैश कोड का तरीका होता है, वो बेसिकली सारे सारे एलिमेंट में आता है, उनका हैश कोड निकाल के प्लस कर देता है। और उसके बाद उसने नेम का हैश कोड निकाला। नेम का हैश कोड का भी अपना तरीका होता है, ठीक है। वो नेम तो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग का हैश कोड हमने देख लिया किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर इसके पास तीन तीन हैश कोड आ गए, ठीक है। एज का अलग आ गया, मार्क्स का अलग आ गया, नेम का अलग आ गया। अब इन तीनों को कंबाइन कैसे करे, ये इन तीनों कंबाइन करने के लिए इसने ये तरीका चूज किया, 31 मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट करके, ठीक है। इस तरीके से ये इंश्योर कर रहा है कि ठीक है, दो एलिमेंट बराबर बराबर तब होंगे जब उनके अंदर ये तीनों तीनों एलिमेंट बराबर होंगे, ठीक है। तो कस्टम क्लासेस के हैश कोड इस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। नॉन कस्टम क्लासेस के या फिर प्रिमिटिव टाइप्स के, हमें पता है इंटीजर का तो सिंपल इंटीजर ही होता है, क्योंकि इंटीजर के अंदर इंटीजर ही काम करेगा।
लॉन्ग के अंदर आप उसको मॉड ले सकते हो इंटीजर के अंदर, क्योंकि आपको इंट में कन्वर्ट करना है उसे। स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके से हैश कोड कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अभी तक हमने देखा है स्ट्रिंग का हैश कोड कैसे निकलता है, कस्टम क्लास का हैश कोड कैसे निकलता है। इसके अंदर अगर किसी को कोई भी दिक्कत आई अभी तक, तो यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हो हैश कोड के अंदर कि हैश कोड किस तरीके से कैलकुलेट किए जा रहे हैं। भैया दो स्ट्रिंग y31 बस ऐसे ही, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, जिससे कि मल्टीप्लाई करते रहोगे तो बहुत बड़ा ही बहुत जल्दी हो जाए, और दूसरा ये एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है, तो इसलिए भैया दो स्ट्रिंग में सेम हैश रिटर्न कर रहा है तो टेक्निकली लास्ट स्ट्रिंग ओवरराइड करेगी, तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? क्या बोल गया अभिषेक? ये भैया दो स्ट्रिंग सेम हैश रिटर्न कर रही हैं तो टेक्निकली लास्ट स्ट्रिंग ओवरराइड करेगी। नहीं नहीं नहीं, लास्ट स्ट्रिंग ओवरराइड नहीं करेगी। देखो अगर दो स्ट्रिंग के हैश कोड इक्वल आएंगे ना, तो वो फिर इंटरनली चेक करेगा कि क्या दोनों की वैल्यूज भी बराबर हैं। अगर दोनों की वैल्यूज बराबर हैं तब वो मानेगा कि हाँ दो दो स्ट्रिंग बराबर है, ठीक है। तो अगर आपके हैश कोड मैच भी कर जाते हैं तो चेक करने के लिए कि क्या सच्ची में ये बराबर है कि नहीं है, उनकी वैल्यूज को चेक किया जाता है उसके बाद फिर, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया फिर वैल्यू को चेक करना था तो पहले ही चेक कर लेते वैल्यू को, लेकिन इसलिए चेक नहीं करते क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है आपकी वैल्यूज बराबर नहीं होती हैं, तो हैश कोड से बहुत जल्दी निकल जाता है कि अच्छा वैल्यू बराबर नहीं है तो बाहर निकलो, पहले ही बाहर निकल जाओ, अंदर क्लासेस को ढूंढ के उनके रेफरेंसेस को ढूंढ के उनके बाद उनका निकालो, ठीक है। आपने जो इमेज डाला है उसमें ऑब्जेक्ट डॉट हैश कोड कॉल कर रहा है, हाँ हाँ ऑब्जेक्ट डॉट हैश कोड कॉल कर रहा है उसके अंदर, राइट। और इवन हम यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट डॉट हैश है, राइट, देख रहे हो ऑब्जेक्ट डॉट हैश। अब इस हैश के अंदर घुसोगे ना तो वहां पे हैश कोड कैसे हो रहा है, देखो हैश के अंदर गया मैं, इसने कॉल कर दिया एरेज डॉट हैश कोड, हैश कोड के अंदर गया मैं तो वही वाला कोड है जो मैंने बताया था आपको, राइट। कस्टम क्लास रिपीट, ठीक है कर दूंगा, रुको। UTF-16 क्या है? अरे यार ये अलग अलग तरीके होते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके यूनिकोड होते हैं, हर एक स्ट्रिंग के अंदर भी एक फॉर्मेट नहीं होता। UTF एक फॉर्मेट होता है, वो जो उसने बताया, एक लैटिन एक फॉर्मेट होता है, अलग अलग इंग्लिश के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। UTF-15 वो वाला है जो हम यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है, कंप्यूटर भी UTF-18 को वो मानता है अपना स्टैंडर्ड। हैश कोड एक बार बता दो भैया। कोलिजन बताएंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देंगे, डोंट वरी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर पूरी की पूरी एक स्लाइड बना रखी है जिसमें मल्टीपल तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रही है। डज इंटरव्यूअर आस्क फॉर इंटरलॉकिंग ऑफ हैश कोड? यस यस बिल्कुल, वो जानना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं पता कि हैश कोड किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। तो हमें समझ में तो आ गया, इजी था। कस्टम क्लास का हैश कोड निकालना है तो सारी सारी जितनी भी चीजों से वो बन रहा है, मतलब आप खुद डिफाइन कर सकते हो कि मेरे को किस किस चीजों से उसको निकालना है, ठीक है। आप चाहो तो आप बोल सकते हो कि नहीं भाई मेरी जो कस्टम क्लास है उसके अंदर रोल नंबर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करो, लोगों को नाम के बेसिस मत करो, तो आप वहां से नाम हटा दो, ठीक है, इस नाम को हटा दो। ये जो हैश वाला फंक्शन है ये वैरगैर लेता है, ठीक है, ये देखो ये वैरगैर लेता है, डॉट डॉट डॉट। वैरगैर क्या होता है भैया? वैरगैर बेसिकली एक एरे एरे की तरह समझ लो कि ये एरे ऑफ वैल्यूज ले रहा है, लेकिन आपको एरे बना के पास करने की जरूरत नहीं है, तो इसके अंदर आप जितनी मर्जी वैल्यूज पास कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट का वैरगैर है तो आप किसी भी टाइप की वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रोल नंबर पास कर दिया, फिलहाल अगर चाहो तो रोल नंबर के साथ अगर नेम पास करना तो नेम भी पास कर दो, इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। तो ये हमारा हैश कोड मेथड हो गया। डॉट डॉट ऑपरेटर वही मैं बता रहा था, डॉट 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 का मतलब होता है वैरगैर, ठीक है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, वेर आर्ग्स, वैरगैर बोल रहा हूँ, वेर आर्ग्स बोलना चाहिए, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। ये ऑपरेटर होता है बेसिकली, और इसकी हेल्प से आप लोग ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही इनपुट के लिए यूज होता है, इसके अलावा और कहीं यूज नहीं हो सकता ये। अगर आपको किसी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट लेनी है जो कि सेम टाइप की है, तो आप इस तरीके से ले सकते हो। अब आप बोलोगे भैया फिर इसको इस तरीके से क्यों लिया इन्होंने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एरे लेके क्यों नहीं किया? अगर ऑब्जेक्ट का एरे लेके करते तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एरे पास भी करना पड़ता उन्हें, ठीक है, हमें, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट का एरे पास करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली रोल नंबर और नेम को पास कर दे रहे हैं, तो ये बेनिफिट होता है वेर आर्ग, वेरिएबल आर्गुमेंट्स, यस। आगे बढ़ते हैं। पहले हाँ रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, चलो कस्टम क्लास के लिए। तो ये मैंने कस्टम क्लास बनाई थी, ठीक है, स्टूडेंट नाम की। इसके अंदर चलो कुछ और चीज भी डालते हैं। स्ट्रिंग नेम हो गया, सपोज करो बुलियन एनरोल्ड, और सपोज करो लिस्ट ऑफ
स्ट्रिंग और यहाँ पर सब्जेक्ट्स, ये सब चीजें हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इन सभी के बेसिस पर डिसाइड हो कि ये बंदा अलग है कि नहीं है, ठीक है। आप लोग चाहो तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप लोग चाहो तो सिर्फ रोल नंबर के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि दो बंदे अलग हैं कि नहीं है। आप लोग चाहो तो रोल नंबर और नेम के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। आप लोग चाहो तो रोल नंबर, नेम, एनरोल्ड और सब्जेक्ट्स भी अलग होने चाहिए, उसके एनरोलमेंट भी अलग होना चाहिए, नेम भी अलग होना चाहिए, रोल नंबर भी अलग होना चाहिए। अगर ये सब अलग होंगे तभी हम दो लोगों को अलग मानेंगे, ठीक है। सॉरी, अगर उल्टा बोल गया मैं, ठीक है, गलत बोल गया। मेरे को बोलना चाहिए रोल नंबर, नेम, एनरोल्ड और सब्जेक्ट्स बराबर होने चाहिए अगर आप दो स्टूडेंट्स को बराबर मान रहे हो तो। अगर इनमें से कुछ भी डिफरेंट हुआ तो अलग स्टूडेंट बन जाएगा वो ऑल टुगेदर, ठीक है, उसको अलग माना जाएगा। तो ये हैश कोड हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया। अब इसके अंदर हुआ क्या, अब इसके अंदर क्या होगा, हमने चार चीजें पास करी हैं, तो इन चारों से लेकर हमें बनाना तो एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये हैश फंक्शन क्या करता है, ये हैश फंक्शन इस वैल्यूज को लेता है, एरेज डॉट हैश कोड वाले फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज को लेता है और एक एक करके हर एक की हैश कोड वैल्यू निकालता रहता है। देख लो, एक एक करके हर एक एलिमेंट में इटरेट कर रहा है ये, देखो एक एक करके हर एक एलिमेंट में इटरेट कर रहा है ये। एज पर जाएगा, पहले तो एज को उठा के लाएगा, एज का हैश कोड निकालेगा, ठीक है। उसके बाद उसको ऐड कर देगा 31 मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट पहले इन्होंने 1 से स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद अगली चीज आएगी नेम, नेम का हैश कोड निकाला जाएगा। अब नेम का हैश कोड कैसे निकलेगा, नेम तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का हैश कोड वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा अपने आप, ठीक है। स्ट्रिंग का हैश कोड वाला फंक्शन होगा, वहां से स्ट्रिंग का हैश कोड कुछ निकल के आएगा, उसको ऐड कर दिया जाएगा जो भी रिजल्ट आता है उसके अंदर, ठीक है। ये रिजल्ट में आप लोग ऐड करते आ रहे हो। उसके बाद फिर मार्क्स निकाले जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट्स है सब्जेक्ट्स निकाले जाएंगे, सब्जेक्ट्स का हैश कोड निकाला जाएगा और उसको ऐड कर दिया जाएगा। एंड देन इनरोल्ड का हैश कोड निकाला जाएगा। इन सब के हैश कोड निकाल के ऐड कर दिया जाएगा रिजल्ट के अंदर और फिर फाइनली आपको एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इन चार चीजों से आपको एक इंटीजर वैल्यू मिल जाती है। कोई दिक्कत? इज इट रिकर्सिव? नहीं, रिकर्सिव नहीं है, ठीक है। हमें समझ में आ गया कस्टम क्लास का हैश कोड कैसे काम करता है। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं चीजों के ऊपर। तो एक कस्टम क्लास का हैश कोड था, ये हैश कोड इक्वल्स था, इस पर अभी वापस आएंगे दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ये कैलकुलेट कर लिया भैया, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, ठीक है, हैश कोड निकाल के फायदा क्या हुआ। वेल, जब आप हैश मैप के अंदर इंक्लूड करते हो ना चीजों को, तो आप उनको डालते हो एक चीज के अंदर, विच इज दिस इज अ हैश टेबल, ठीक है। इसका नाम है हैश टेबल, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद हैश टेबल क्लास। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। हैश टेबल क्लास इज डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड हैश टेबल एज वेल। तो ये बेसिकली एक एरे होता है, एरे ऑफ नोड्स, ठीक है, एरे ऑफ नोड्स होता है ये। अगर आप लोग लिंक लिस्ट पढ़ोगे ना, लिंक लिस्ट के अंदर भी यही होता है, नोड्स का नोड्स के आगे नोड्स लगती जाती हैं, ऐसे नोड के आगे नोड लगती जाती हैं, एक नोड के आगे दूसरी नोड, फिर दूसरे आगे दूसरी नोड, इस तरीके से लिंक लिस्ट काम करती है, राइट। सेम कंस्ट्रक्ट यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है, सेम कंस्ट्रक्ट होता है। इसके बाद हम लिंक लिस्ट मूव कर रहे होंगे। तो इसके अंदर एलिमेंट को डालने के लिए ये जो बन रहा है ना, यहाँ पे हैश टेबल बन रहा है, ठीक है, ये हैश टेबल नाम का जो एरे बन रहा है, इस एरे के अंदर एलिमेंट्स को डालने के लिए आप लोग क्या करते हो, एलिमेंट को पकड़ा, उसका हैश कोड निकाला, उस हैश कोड से आप लोग इंडेक्स निकालते हो, जिस इंडेक्स पे आप लोग इसमें इंसर्ट कर रहे होगे। तो आप भैया अब बोलोगे कि आपने चलो निकाल लिया ये इंटीजर वैल्यू, ठीक है, ये जो इंटीजर वैल्यू आई ये आपने निकाल ली। इस इंटीजर वैल्यू से आप इंडेक्स कैसे निकालते हो इस एरे का, इस एरे का इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर एक स्लाइड लिखी हुई है, कैलकुलेटिंग इंटीजर फ्रॉम हैश कोड। तो हैश कोड हमें पता है एक 32 बिट का इंटीजर होता है, राइट, 32 बिट इंटीजर होता है। और सपोज करो हमारे पास n बकेट्स हैं। बकेट्स क्या होता है, बकेट बेसिकली ये जो हमारा हैश टेबल है ना, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज है ना, इनको बकेट्स कहते हैं। ये सब की सब टर्मिनोलॉजीज हैं, याद रखोगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर बेसिकली बकेट्स हैं। जब आप लोग हैश मैप बनाते हो शुरुआत शुरुआत में, तो इसके अंदर 16 बकेट्स होती हैं, 16 बकेट्स, ठीक है। ये बकेट्स फिर रीसाइज भी होती रहती है, लोड फैक्टर भी आता है, वो भी हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। शुरुआत के लिए समझ लो कि n जो है वो 16 है, n वैसे बढ़ता रहता है धीरे धीरे करके, ठीक है, लोड फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो n हमारा 16 है, ठीक है। तो हैश कोड कैसे, इंडेक्स कैसे निकाला जा रहा है, तो इसका साइज बेसिकली 16 होगा, ठीक है। 16 बकेट्स है हमारे पास। इन 16 बकेट्स में कहीं ना कहीं इस एलिमेंट को हमें डालना है। सपोज करो हमें स्ट्रिंग का बनाना है, ठीक है, सपोज करो हमें स्ट्रिंग का हैश में बनाना है, हैश
मैप ऑफ की स्ट्रिंग, वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज करो वैल्यू मैंने इंटीजर ले ली, वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता हमें, ठीक है, वैल्यू से हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई चीज डालनी होगी, जब भी हमें मैप डॉट पुट करना है, मैप डॉट पुट जब भी करना है, मैप डॉट पुट सपोज करो मुझे करना है 1 और इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू सपोज करो ये है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, मान लो ये है, मान लो 100 डाल दी मैंने, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये मेरी की है, राइट। इसका पहले हैश कोड जनरेट कैलकुलेट किया जाएगा। अब भैया इसका हैश कोड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका हैश कोड मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग टाइप का हैश कोड कैसे कैलकुलेट होता है ये हमें ऑलरेडी पता है। स्ट्रिंग टाइप ना हो के कस्टम क्लास भी होती तो उसका हैश कोड कैसे कैलकुलेट होता है ये भी हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है। हैश कोड मिला, हैश कोड इज एन इंटीजर नंबर, ठीक है, हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल गई। ये इंटीजर वैल्यू 32 बिट इंटीजर की है, ठीक है, एक बड़ा बिट 32 बिट इंटीजर है। इसकी हेल्प से हमें इसको इस एरे में डालना है, ठीक है, इस 32 बिट इंटीजर की हेल्प से हमें इस एरे में डालना है। लेकिन कैसे डालना है, कौन सा इंडेक्स पर डालें, तो उसके लिए हमें इसका इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स निकालने के लिए फंक्शन इन्होंने लिखा हुआ है इंडेक्स इक्वल्स टू हैश कोड एंड n-1, ठीक है। एंड क्यों कर रहे हैं देखो समझो, सपोज करो जो 32 बिट इंटीजर है वो कुछ ऐसा है 10101101 जो भी है, ठीक है, इस तरीके से मान लो, ठीक है, और इसके आगे बहुत सारे जीरो लगे हुए हैं। ये सपोज करो ये ऐसा 32 बिट इंटीजर है। अब मेरा n जो है यहाँ पर 16 है, तो मैं चाहता हूँ मेरे जो एलिमेंट जो भी मेरी इंडेक्स आए वो 0 से लेकर 15 के बीच में आए, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरी जो इंडेक्स आए वो 0 से लेकर 15 के बीच में आए, राइट। तो ये करने के लिए मैं या तो दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं इसका मॉड ले लूँ, मॉड ले लेता हूँ मैं इसका 16 के साथ, राइट। मॉड ले सकता हूँ मैं इस नंबर का 16 के साथ, मतलब इस इंटीजर नंबर का 16 के साथ मॉड ले लूंगा तो भी 0 से लेकर 15 के बीच में वैल्यू आएगी। या फिर मॉड ना लेके आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, इसको एंड कर सकते हो 16-1 मतलब 15 के साथ। तो 16-1 क्या होता है 15, 15 क्या होता है 15 होता है 1111 एंड कर दो। एंड करोगे तो क्या होगा, लास्ट की 4 वैल्यू पर डिपेंड करेगा बस आपका, ठीक है, इन 4 वैल्यू के ऊपर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मॉड लेना और ये करना दोनों की दोनों बात बराबर है, बस मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में मैप करने का ये भी एक तरीका होता है। एक बहुत बड़े इंटीजर को एक छोटे इंटीजर में मैप करने का ये भी एक तरीका है कि लास्ट की कुछ बिट्स का एंड ले लो किसी नंबर के साथ, ठीक है। तो 1111 के साथ एंड करते हो तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, जो भी लास्ट की बिट्स होंगी वो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। लास्ट की बिट क्या है 1101। तो इससे हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 8 4 12 और एक 13, ठीक है। तो यहाँ से हमें इंडेक्स मिल गया 13। तो 13 इंडेक्स पे जाओ और इस वैल्यू को ऐड कर दो, ठीक है, इस स्ट्रिंग वाली चीज को ऐड कर दो। अब अगर सपोज करो कुछ और आता है, ठीक है, एक हैश कोड के लिए हो गया ये तो, ठीक है, हैश ऑफ इनपुट 1, उसके लिए ऐसा कुछ आया। सपोज करो हैश ऑफ इनपुट 2 कुछ और निकल के आता है, वो आता है 0000, मान लो बहुत सारे जीरोस, उसके बाद 10010000, इस तरीके से आता है मान लो, ठीक है। तो अगेन हम करेंगे एंड 15 के साथ ही, और सिर्फ लास्ट की 4 बिट पर डिपेंड करेगा, बाकी सब तो 00 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा 1000 विच इज इक्वल टू 8, ऑलराइट। तो यहां से हमें 8 इंडेक्स मिल गई। तो समझ में आ गया किस तरीके से हमें इंडेक्स मिल रही है। हैश कोड निकालने का फायदा क्या है ये हमें समझ में आ गया, हैश कोड से इंडेक्स कैसे जनरेट हो रही है ये हमें समझ में आ गया, राइट। कोई दिक्कत यार प्रथमेश, आगे आगे मत भागो, धीरे धीरे चलो, ठीक है, मैं बताते चलूंगा आपको हैश टेबल क्या है, हैश मैप क्या है, उसके बाद ये सब चीजें। दैट मीन वी कैन ओनली हैव 15 इंडिसेस इन दिस केस, बिल्कुल सही बात है, वी कैन ओनली हैव 15 इंडिसेस। मैंने आपको बोल रखा है 0 से लेकर 15 तक हो सकता है बस, राइट, 0 से लेकर 15 तक हो सकता है बस। लेकिन यहां पर इसकी वजह से कोलिजन भी होगा। अब कोलिजन आपको बहुत प्यार से समझ में आने वाला है, कोलिजन भी होगा यहाँ पे इसकी वजह से। क्यों होगा कोलिजन भैया, कि सपोज करो हैश ऑफ i3 निकालता हूं मैं, हैश ऑफ i3 विच इज इक्वल टू सपोज करो 000101100001000, ठीक है। हैश ऑफ i3 सपोज करो ये आ रहा है, मैंने एंड किया इसका 1111 के साथ, गेस व्हाट क्या वैल्यू आती है, वैल्यू अगेन आई 8। तो समझ में आया कोलिजन कैसे हो रहा है, दोनों की इंडेक्स सेम आ रही है यहाँ पे, दोनों की इंडेक्स सेम आ रही है, तो इसका मतलब कोलिजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज व्हाई वी हैव कोलिजन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी वैल्यूज भरते जाओगे तो वो अलग अलग इंडेक्स आएंगी, भाई 15 वैल्यूज तो आ सकती है, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि 15 जगह हैं तो 15 सॉरी 16 जगह हैं तो 16 वैल्यूज तो आएंगी आएंगी।
17वीं जगह जो है वो पक्की बात है कहीं ना कहीं रिपीट कर रही होगी, राइट। 17वीं जगह पक्की बात है कहीं ना कहीं रिपीट कर रही होगी। तो आप जितनी मर्जी वैल्यूज नहीं भर सकते इसका मतलब इसके अंदर, ठीक है। और ऐसा हो भी सकता है कि आपका एक ही जगह पर सारी वैल्यूज फिल हो जाए। मतलब क्या, मतलब ऐसा वाला फिगर भी ट्रू हो सकता है। देख रहे हो कि सारी की सारी वैल्यूज सेम इंडेक्स लाके दे रही है। दीज कीज हैव सेम हैश कोड वैल्यूज बट डिफरेंट की कंटेंट। अच्छा, यहाँ पर की कंटेंट इनका डिफरेंट है, लेकिन ठीक है, ये क्या है ये समझेंगे बाद में। लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि मल्टीपल चीजों का सेम हैश कोड जनरेट हो सकता है, डजंट मीन कि वो सेम वैल्यूज है। हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी सेम हैश कोड जनरेट हो जा रहा है। मतलब हैश कोड भले ही अलग भी आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जो हम इंडेक्स निकाल रहे हैं वो इंडेक्स सेम आ जा रहा है कई बार। बात समझ में आ रही है, इंडेक्स सेम आ जा रहा है कई बार, सेम इंडेक्स है, एटलीस्ट फॉर सम वैल्यू देयर विल बी कोलिजन। यस, देयर विल बी कोलिजन। एच ऑफ i3 कैसे ले लिया मेरी भाई, कुछ भी कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं क्या कुछ भी पूछ रहे हो यार अविनाश। मैं यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से अजम्पशन ले रहा हूँ कि हैश ऑफ i3 ये हो सकता है किसी किसी के लिए। हैश कैसे निकालना है ये तो मैं बता दिया ना आपको ऊपर ही, कि हैश एक इंटीजर वैल्यू होते है, ये भी मैंने बता दिया। 32 बिट इंटीजर वैल्यू होते है, ये भी मैंने बता दिया। अब उस 32 बिट इंटीजर की वैल्यू ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। बस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज एन एग्जांपल ओनली। उसने तो बैठ के पूरा का पूरा एग्जैक्ट छाप दिया यार अविनाश ने 0 0 0 1 0। नाइस। मैं यहाँ पे बस एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन आपको ऊपर से लेकर नीचे तक थ्रू आउट क्लियर होते आ रहा है। मैं एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहा हूँ बस, ठीक है। तो हमने इंडेक्स निकाल लिया। अब ये इंडेक्स निकाल लिया तो इस इंडेक्स का फायदा क्या है ये समझते हैं, ठीक है। इंडेक्स निकाल के फायदा क्या है। तो अब यहाँ पर कुछ थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें हैं, उनसे समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उन समझते हैं। तो हैशमैप यूजेस इट्स इनर्स क्लास नोड, ठीक है। एक नोड क्लास बनाता है। नोड क्लास कैसी दिखती है, कुछ ऐसी दिखती है। देखो, एक क्लास बनाता है नोड, जिससे आपको कुछ भी नहीं करना कभी भी, ठीक है। इस नोड क्लास से आपको कभी भी कुछ नहीं करना, और ऐसी बनाता है क्लास, ठीक है। के और वी इसके अंदर दो चीजें लेता है। ये जेनेरिक्स है बेसिकली, ये कि के टाइप की चीजें भी हो सकती है और वी टाइप की चीजें भी हो सकती है। उसके बाद ये क्या करता है, इसके अंदर कुछ चीजें रखता है, जैसे कि के टाइप की रखेगा, वी टाइप की वैल्यू रखेगा, एक हैश रखेगा, ठीक है, जो भी हैश हैश निकला, और एक नोड रखेगा, अगेन सेम टाइप की, नेक्स्ट। और इस नेक्स्ट की वजह से ही वो एक लिंक लिस्ट बनाता रहता है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरनली इंप्लीमेंट करता है हैश मैप। ये क्लास इंटरनली हैश मैप बनाता है। उस क्लास के अंदर ये जो ऊपर की तीन चीजें हैं, दीज थ्री थिंग्स, लिंक लिस्ट के अंदर आप समझ सकते हो कि ये लिंक लिस्ट के अंदर दो चीजें होती हैं हमेशा नोड के अंदर। एक होता है डेटा वाला पार्ट, देखा होगा आपने ऐसा कुछ कि डेटा पार्ट होता है और नेक्स्ट पार्ट होता है, राइट। वेल उसी तरीके से समझ सकते हो कि ऊपर वाला पार्ट डेटा पार्ट है और ये वाला पार्ट नेक्स्ट पार्ट है, और इसकी वजह से एक लिंक लिस्ट सी फॉर्म होती जाएगी, ठीक है। कैसे होगी फॉर्म समझते हैं आप। HashMap uses its inner static class node kv for storing map entries. That means each entry in HashMap is a node. Internally, HashMap uses a hash code of the key object, and this hash code is further used by the hash function to find the index of the bucket where the new entry to be added. ये चीज हमें एकदम समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये जो चीज लिखी है, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन करी है अभी, कि object and this hash code is further used by hash function to find the index of the bucket where the new entry can be added. ये हमने समझ लिया कि हैश निकाला जाता है, उस हैश से हमारी इंडेक्स निकाली जाती है जहां पर इस एंट्री को हम ऐड करने वाले हैं। लेकिन वो एंट्री किस चीज की बनती है, एंट्री बनती है इस नोड क्लास की ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इस नोड क्लास की एंट्री बनती है, ठीक है। तो एंट्री बन गई, पहला पार्ट क्लियर। HashMap uses multiple buckets and each bucket point to a singly linked list where the entries are stored. ये लिंक लिस्ट बनती रहेगी, ये समझेंगे हम कैसे लिंक लिस्ट बनती रहेगी। Once the bucket is identified by the hash function using the hash code, then hash code is used to check if there is already a key with the same hash code or not in the bucket. अब यहाँ समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंसर्शन समझने वाले हैं कि हैश मैप के अंदर इंसर्शन कैसे होता है। देखो, शुरुआत में मैंने आपको बताया था, शुरुआत में 16 बकेट्स होती हैं। 16 बकेट्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं आते। सपोज करो 16 बकेट्स हैं।
हमेशा 16 बकेट्स नहीं रहती, जब ज्यादा एंट्रीज हो जाती है ना किसी हैश मैप के अंदर, आप भरे जा रहे हो, तो एक लोड फैक्टर होता है, उस लोड फैक्टर से डिफाइन किया जाता है कि अब हमें इस बकेट्स के साइज को बढ़ाने का टाइम आ गया, ठीक है, तो फिर वो बकेट का साइज बढ़ जाता है, फिर और ज्यादा बकेट्स आ जाती है इसके अंदर, जिससे कि कम से कम कोलिजन हो, ठीक है। तो वो ओवर द टाइम होता रहता है, वो इंटरनली वो संभालता रहता है, कैसे संभालता है वो भी हम समझेंगे। लेकिन सपोज करो यहाँ पर कुछ एंट्रीज है हमारे पास, पता नहीं 16 है कि नहीं है, लेकिन मान लेता हूँ मैं 16 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये मान लो 15, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इतनी बकेट्स हैं, होगा क्या, मैं ऐसा करता हूँ मैप के अंदर कुछ चीजें पुट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने हैश मैप बनाया ऊपर वाला ही, ये जो मैंने मैप बनाया था ना यहाँ पे, ये वाला मैं मैप बनाता हूँ सपोज, ठीक है। ये मैप है, इसके अंदर मैं कुछ पुट ऑपरेशन करने वाला हूँ। पहला पुट ऑपरेशन सपोज करो है मैप डॉट पुट 1 और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है सपोज करो, ठीक है। अब आप अच्छे समझना, आप समझ में आने वाले किस तरीके से काम करती है चीजें, ठीक है। परफॉर्मेंस फिर आगे बढ़ रहा है यार, तो वो बताया मैंने अभी कि धीरे धीरे करके सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। जो चीज अभी चल रही है प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट को एंजॉय करते चलो, ठीक है। मैप डॉट पुट हमें करना है 1 और 23, तो किस तरीके से किया जाएगा, तो एक हमें पता है, एक क्लास बनाई जाएगी इसकी एंट्री क्लास, और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, उसके अंदर एक की होगी, की के अंदर रखा जाएगा ये जो की आ रही है, ठीक है, 1 की है तो 1 को रखा जाएगा ऐसे ही 1, ओके। वैल्यू होगी इसके अंदर एक, वैल्यू के अंदर वैल्यू को रखा जाएगा जो कि है 23, ठीक है। हैश निकाला जाएगा, 1 का कुछ हैश निकल के आएगा, राइट। 1 का क्या हैश निकल के आएगा मुझे नहीं पता, 1 का हैश सपोज करो निकल के आ रहा है 6 2 3 4, कुछ भी आ सकता है, मैं बस कौन बंदा कह रहा था कि भैया ये कैसे आया, मैंने मान लिया, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, मेरी मर्जी, 6 2 3 4 मैंने मान लिया, मैंने बता दिया आपको कैसे हैश कैलकुलेट होता है, वैसे तो मैंने मान लिया 6 2 3 4, 1 का हैश 6 2 3 4 निकला, ठीक है। हैश ऑफ 1 मान लिया, अज्यूम टू बी 6 2 3 4, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट फिलहाल के लिए नल को पॉइंट कर रहा है, तो ये एक मस्त एंट्री बन जाएगी, ठीक है, दिस इज अ एंट्री, ठीक है, नोड एंट्री, एक नोड एंट्री बन गई, ऑब्जेक्ट बन गया मस्त, मेमोरी के अंदर ये रखा हुआ है, बहुत बड़ी मेमोरी है, उसके अंदर ये रखा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसको अभी हमने इस एरे के अंदर एसोसिएट नहीं किया। अब अगला काम क्या है, इंडेक्स निकालो इससे, ठीक है, कैलकुलेट इंडेक्स। इंडेक्स निकालने का क्या तरीका बता दिया भाई मैंने ऑलरेडी, ठीक है। हैश से आप लोग इंडेक्स निकाल सकते हो, ये आपका हैश है, सपोज करो 6234 जो भी था 6234, सपोज करो 6234 का जो वो होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो ऐसा होता है, मुझे नहीं पता ये होता है कि नहीं, तो सपोज करो ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 15 का n-1 के साथ, देख रहे हो n-1 के साथ एंड करते हैं, तो 15 का एंड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं वहीं लेके जाता हूँ, तो ये था हमारा 6234, इससे मैंने निकाला इंडेक्स। इंडेक्स निकालने के लिए मैं 15 के साथ इसका करूंगा एंड, तो इसका मतलब यहां से वैल्यू हो जाएगी 1101 विच इज 13, ठीक है। तो 13 यहाँ कहीं होगी, मान लो ये 13 है, ठीक है, ये जगह मान लो 13 है। तो इस जगह पे क्या होगा, ये जो एरे है ना, ये एरे जो है, ये एरे है नोड का, ठीक है, दिस इज एन एरे ऑफ नोड, और ये भी एक नोड है, राइट, दिस इज ऑल्सो अ नोड। तो ये जो पूरा का पूरा डब्बा है ना नोड का, ये पूरा का पूरा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा डब्बा इधर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस एरे के अंदर ये नोड चलेगी, दिस एरे इज ऑफ टाइप नोड, दिस इज अ, इस तरीके से समझ सकते हो कि नोड हैश टेबल, इसका नाम सपोज करो मैंने हैश टेबल दे दिया इस एरे का, इक्वल्स टू न्यू नोड, और इसका साइज मैंने सपोज करो दे दिया 16, ठीक है। तो ये हैश टेबल जो एरे है, ये नोड टाइप का एरे है, तो इसके अंदर आप नोड वैल्यू फिल कर दिया आपने, ठीक है। आपने क्या किया, हैश टेबल 13
इक्वल टू ये, ठीक है, जो भी आया था, जो भी नोड बनी थी हैश टेबल 13 में आपने वो वैल्यू फिल कर दी, ठीक है। इज इट एन एरे और लिंक लिस्ट? दिस इज एन एरे, हैश टेबल इज एन एरे, लेकिन ये आगे फर्दर लिंक लिस्ट फॉर्म करता जाएगा, ठीक है। तो दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज एन एरे ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। ओके, तो बेसिकली दिस इज एन एरे, बट ये जो एरे है ये अपने अंदर नोड का एरे है, और ये नोड फर्दर आगे लिंक लिस्ट बना देंगे, तो दिस इज एन एरे ऑफ लिंक लिस्ट। तो ये पुट ऑपरेशन हमें समझ में आ गया, लेकिन ये पुट ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता जितना हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इतना आसान नहीं है ये पुट ऑपरेशन, अभी इसके अंदर और भी मल्टीपल चीजें होती हैं। यहाँ पर तो आसान काम था। आसान काम कैसे था भैया, कि यहाँ पर तो 13 इंडेक्स आया, 13 इंडेक्स को देखा गया, अच्छा 13 इंडेक्स खाली पड़ा हुआ है तो सीधा सीधा डाल दो यहाँ पर। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि सेम जगह पे हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ वैल्यू प्रेजेंट हो, 13 किसी और के लिए भी आ रखा हो, ठीक है। कोई और चीज भी आपने पुट करने की ट्राई की हो और उसके अंदर भी 13 आ रखा हो। सपोज करो हम इसके अंदर एक और पेज लिखे आते हैं। सपोज करो आप इसके अंदर पुट करते हो मैप डॉट पुट, अब आप पुट करते हो इसके अंदर सपोज करो हॉर्स, और इसके अंदर वैल्यू सपोज करो फिल हो रखी है 40। तो अगेन सेम स्टेप्स रिपीट होंगे। सबसे पहले एक एंट्री बनाई जाएगी हॉर्स नाम की, ठीक है। उसकी जो की होगी वो होगी हॉर्स, वैल्यू वही होगी जो वैल्यू आप डालना चाहते हो इसके अंदर, वैल्यू होगी 40। हैश निकाला जाएगा। सपोज करो हैश जो आ रहा है वो आ रहा है 7923, और फिर नेक्स्ट आएगा नल, ठीक है। नेक्स्ट फिलहाल के लिए नल होगा। लेकिन जब इंडेक्स निकालने की बारी आई तो सपोज 7923 की हेल्प से जो इंडेक्स निकलेगा वो इंडेक्स अगेन सपोज करो 13 ही निकल गया। अगेन इंडेक्स 13 आ गया। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है भाई 7923 के लास्ट की 4 वैल्यू जो हो वो 1101 ही हो। मुझे नहीं पता ये हो, लेकिन हो सकता हो ऐसा, ठीक है। तो अगेन 13 ही आ गया हमारा इंडेक्स। अब 13 इंडेक्स आ गया तो आप क्या करोगे, आप देखोगे इस हैश टेबल में जाओगे 13th पोजीशन पे, पहले तो आप चेक करोगे कि क्या ये खाली है, क्या हैश टेबल ऑलरेडी खाली है क्या। हम देखेंगे नहीं हैश टेबल खाली नहीं, हैश टेबल पे ऑलरेडी कुछ वैल्यू फिल हो रखी है। तो हमें ये पता चल गया कि इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है इनके अंदर जो ये की है, ये जो की चीज है ये डिफरेंट हो, राइट। और हमें दिख भी रहा है हाँ डिफरेंट है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर हॉर्स है। तो इन कीज को फिर चेक किया जाएगा इक्वल्स मेथड से, ठीक है। इक्वल्स मेथड कॉल किया जाएगा इन कीज का कि ऊपर जो था विच इज 1 डॉट इक्वल्स हॉर्स है क्या। अगर ये बोलता है ट्रू तो इसका मतलब दोनों की दोनों सेम की डालने का ट्राई कर रहे हो आप। अगर सेम की डालने का ट्राई कर रहे हो तो कुछ मत करो, इसी एंट्री के अंदर बस वैल्यू को अपडेट कर दो, क्योंकि अगर आप सेम की दोबारा डालने का ट्राई करते हो तो मैप के अंदर क्या होता है, वैल्यू अपडेट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट क्या है आप समझेंगे मॉरियन, ठीक है। तो अगर 1 इक्वल टू 1 होता, 1 इक्वल्स 1 ट्रू का 1 इक्वल्स हॉर्स ट्रू तो देने वाला नहीं है, 1 इक्वल्स 1 ट्रू देता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा फॉल्स, ठीक है। हमें यहाँ मिलेगा फॉल्स। मैं ये कहने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आप दोबारा से 1 वैल्यू के साथ डालने का ट्राई करते, अगर आप दोबारा से मैप डॉट पुट करते आप दोबारा से 1 के साथ किसी और चीज के साथ, 1 के साथ आप ये डालने का ट्राई करते तो 1 का हैश कोड वही निकलता जो ऊपर निकला था, राइट। 1 का हैश तो ये निकलेगा दोबारा से 6234 के लिए अगेन इंडेक्स वही निकल के आएगा 13 निकलेगा तो चेक किया जाएगा इस 13 वाली चीज के साथ ऑलरेडी जो प्रेजेंट है इसके अंदर, ये जो नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर, इसके साथ चेक किया जाएगा कि क्योंकि 13 इंडेक्स आया है तो ये जो की है क्या ये इसी वाले की के बराबर है क्या। हम देखेंगे हाँ दोनों की बराबर है, क्योंकि दोनों की बराबर है इसका मतलब सेम चीज डालने का ट्राई कर रहे हो आप। इसका मतलब बस वैल्यू जो आई थी ना, पहले वैल्यू जो थी इसके अंदर उस वैल्यू को अपडेट कर दो, 23 की जगह काट के कर दो अब 2, ठीक है 2 कर दो। तो इस तरीके से वहां पे अपडेट हो जाता है। लेकिन हमें दिख रहा है हम इस बार हॉर्स डालने का ट्राई कर रहे हैं, बाय चांस सेम इंडेक्स आ गया है लेकिन दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है। अब दोनों वैल्यू बराबर नहीं है लेकिन डलना तो इसी इंडेक्स पे है इसको, तो हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट है ना यहाँ पर नेक्स्ट जो नल था, अब ये जो नल नहीं है ये नल को पॉइंट ना करके ये इस वाले नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है, इस वाले नोड को। तो ये जो नेक्स्ट है ना, ये नेक्स्ट जो पॉइंटर होगा, ये पॉइंटर सपोज करो यहाँ पर ये पॉइंटर जो है ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो लिंक लिस्ट सी बन गई होगी, आपको समझ में आ रहा होगा।
मैं इसको और क्लीनली लिख सकता हूँ, अभी और दिखाऊंगा भी आपको लिख के, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि अब नेक्स्ट कहां पे काम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंस अब इस वाली नोड को पॉइंट कर देगा। प्रीवियस नोड का एड्रेस कैसे मिला? प्रीवियस नोड पे तो अभी मैं हूं ही ना भाई, इस जगह पे तो मैं आया ही था ना 13th पोजीशन पे, तो 13 इंडेक्स तो मुझे मिल ही गई थी, यहां से 13 इंडेक्स मिल गई थी, तो मैं 13 पोजीशन पे गया, मैंने 13 पोजीशन में जो नोड थी उसके साथ चेक किया, हाँ नोड है, मिल गई, लेकिन वैल्यू बराबर बराबर नहीं है, तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर तो मेरे पास है ही एक्सेस उसका, राइट। तो अब मैं गया उसके नेक्स्ट के, सपोज करो इस नेक्स्ट के बाद एक और नेक्स्ट होता, उसके साथ भी मैं कंपेयर करने का ट्राई करता, हॉर्स तो नहीं है कहीं ये भी, ठीक है। सपोज करो मैं तीसरी और वैल्यू डालने का ट्राई करता हूँ जिसके लिए सेम इंडेक्स आ गया 13, ठीक है। अब मैं तीसरा सिनेरियो बता रहा हूँ यहाँ पर, सपोज करो अब मैं तीसरा कुछ डालने का ट्राई करता हूँ, मैप डॉट पुट, इस बार मैं डालता हूँ इसके अंदर ऑरेंज, और इसके अंदर वैल्यू है सपोज करो कुछ भी, वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके लिए अगेन एक निकाला जाएगा, राइट, इसके लिए अगेन एक ये बनाया जाएगा, डब्बा बनाया जाएगा जिसके अंदर की होगी ऑरेंज, ये वो फलान टिकलान, लेकिन सपोज करो इंडेक्स इसका भी 13 आया, इंडेक्स इसका भी 13 आया सपोज, तो क्या करेंगे हम 13 इंडेक्स पर जाएंगे, पहली की के साथ चेक करेंगे कि इसकी की 1 है, मेरे वाले की ऑरेंज है जो नया डाल रहा है, बराबर नहीं है, इसके नेक्स्ट पर चले जाओ। नेक्स्ट पे कैसे आ सकते हैं? इस नेक्स्ट पॉइंटर की हेल्प से, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट ही हॉर्स वाला है, हॉर्स के साथ कंपेयर करो, हॉर्स वाली की और ऑरेंज वाली की नहीं बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका जो नल है, इसके बाद नल है, ठीक है, तो आगे तो जान सकते हो, तो इस नल को इसको पॉइंट कर दो आप, ठीक है। तो इस तरीके से वो लिस्ट बन गई। अब बात क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? इस तरीके से हम वैल्यू भरते रहते हैं, ठीक है। हमारी अगर इंडेक्स सेम आती है तो हम कीज के साथ कंपेयर करते हैं, कहीं दो कीज बराबर तो नहीं है, अगर दो की बराबर है तो वैल्यू अपडेट कर दो। सपोज करो मैं दोबारा से हॉर्स इंसर्ट करने का ट्राई करता, लेकिन विद वैल्यू डिफरेंट, विद वैल्यू सपोज 100, तो मैं हॉर्स से हॉर्स मेरा मैच जैसे ही कर जाता, मैं बस उसके अंदर वैल्यू को 40 से 100 में अपडेट कर देता, बस सिंपल। उसके बाद में वहीं पे खत्म कर देता कि हाँ ठीक है मेरी इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से मेरा पुट ऑपरेशन काम करता है। अच्छा, अब आपको समझ में आया कि हैश कोड एंड इक्वल्स कहां यूज हुआ इसके अंदर? हैश कोड एंड इक्वल्स समझ में आए कहां यूज हुए? जो मैं कह रहा था कि हैश मैप इंटरनली हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड यूज करता है, यहां मैंने शुरुआत में बताया था आपको, देखो यहाँ पे है ना, हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड यूज करता है। कहां यूज कर रहा है? वेल हैश कोड तो आपको समझ में आ गया होगा, हैश कोड तो समझ में आ गया होगा कहां यूज कर रहा है। हैश निकालने के लिए हैश कोड मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। ये हैश निकालने के लिए, ये जो हैश यहाँ पर निकला है, ये वाला जो हैश निकला है, इसके लिए उसने हैश कोड मेथड कॉल किया होगा ऑन दिस की, ठीक है। ये जो की थी 1, यहाँ पे उसने कॉल किया। इक्वल्स मेथड कहां यूज किया? फिर इसने इक्वल्स मेथड यूज किया यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ मैंने इक्वल्स मेथड यूज किया। अगर दो की सेम है तो इक्वल्स मेथड यूज होगा उसके ऊपर, चेक करने के लिए क्या क्या ये सच्ची में सेम है, क्योंकि हैश कोड हो सकता है दो अलग अलग कीज के बराबर हो, लेकिन इक्वल्स अगर ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब पक्का वो की ट्रू ही, की इक्वल ही है इसका मतलब, ठीक है। तो ये हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड दोनों यूज होते हैं। तो अगर आपने दोनों इंप्लीमेंट कर रखे होंगे अपनी कस्टम क्लास के अंदर, तो आप इजीली उसके अंदर हैश मैप यूज कर सकते हो। अगर हैश कोड डिफरेंट हो तो यूज नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर हैश कोड डिफरेंट है तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हैश कोड सपोज करो कुछ और ही आ गया और इंडेक्स सपोज करो 5 आ गई, ठीक है। अब एक नई चीज ऐड करने का ट्राई करते हैं इसके अंदर, एक नई चीज ऐड करने का ट्राई करते हैं इसके अंदर, मैप डॉट पुट करते हैं, सपोज करो एप्पल विद 42, तो एप्पल आप डालोगे इसके अंदर, सपोज करो एप्पल डाला आपने, की आई इसकी एप्पल, वैल्यू जो भी है इसकी आई 42, हैश आया सपोज करो 2934, और नेक्स्ट हो जाएगा नल, राइट। तो यहां से इंडेक्स निकाला जाएगा, इंडेक्स सपोज करो आया 5 आया, तो हम फिफ्थ वाली जगह पे जाएंगे इस हैश टेबल के अंदर। फिफ्थ जगह ये रही, फिफ्थ जगह पहले से ही खाली पड़ी है, इसका मतलब ये पहली एंट्री है यहाँ पर डालने के लिए, तो इक्वल्स मेथड हुआ ही नहीं, यूज ही नहीं हुआ इक्वल्स मेथड वहां पे। सिंपली इस जगह पे वो वाली वो जो अभी हमने एप्पल वाला डब्बा बनाया है ना, वो एप्पल वाला डब्बा यहाँ आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत?
हैश कोड इक्वल्स कहाँ यूज हो रहे हैं, हैश मैप के अंदर एंट्री किस तरीके से पुट हो रही है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से मैप के अंदर एंट्रीज पुट होती हैं और इसी तरीके से इसके अंदर कुछ ऐसा सा बनता जाता है। यहाँ देख रहे हो, ये फिगर आप समझ में आ रहा होगा, ये फिगर आप समझ में आ रहा होगा हमें आराम से। यहाँ पर लिखा हुआ है की 1 to की 5, these keys have same hash code values but different key content, ठीक है। एक्चुअली जरूरी नहीं है सेम हैश कोड वैल्यू हो सकता है वो सेम इंडेक्स वैल्यू हो विद डिफरेंट हैश कोड, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सेम वैल्यू। और इस वजह से ये सेम इंडेक्स पे है तो इसलिए यहाँ पर ये 5 वैल्यू एक ही जगह पे डल गई और ये सिंगली लिंक लिस्ट बनते जा रही है, बड़ी लंबी सी लिंक लिस्ट बनती जा रही है। अभी जो लिंक लिस्ट बनती रहती है ना, इसकी वजह से दिक्कत भी हो जाती है। अच्छा पहले हमने पुट ऑपरेशन समझ लिया, अब जरा गेट ऑपरेशन भी समझ लेते हैं। कोलिजन हो गया, हाँ सही बात है, कोलिजन हो गया और कोलिजन होता भी है। एक्सेस कैसे करेंगे अभी मैं वही समझाने वाला हूँ, गेट कैसे करते हैं हम जरा वो समझते हैं। कोलिजन होता भी है तो होता है तो क्या दिक्कत है। डब्ल्यू क्या पूछ रही है, आपकी इंडेक्स का ये क्या लिखा है इसमें, एक इंडेक्स का ये कैरेक्टर क्या है, ये 2 नोड है क्या, एक इंडेक्स पर 2 नोड है। हाँ हाँ हाँ, एक इंडेक्स पे 2 नोड है, देख रहे हो यहाँ पर एक्चुअली एक इंडेक्स पे 2 नोड है। i3 के बाद हमने 1 को डाला हुआ है और 1 वाली इंडेक्स पे ही हॉर्स भी डाला हुआ है क्योंकि इंडेक्स दोनों की सेम आई थी, 13 इंडेक्स आई थी दोनों की, ठीक है। और इस वाले की भी इंडेक्स 13 ही आई थी, तो एक इंडेक्स पे हमारी एक्चुअली 3 वैल्यू रखी हुई है। तो ऐसा हो सकता है एक इंडेक्स पर 3-4 वैल्यू हो और इसको हम कहते हैं कोलिजन। हम चाहते हैं कम से कम कोलिजन हो। कम से कम कोलिजन कब होगा, हमारा जब हैश फंक्शन जो वो अच्छे से अच्छा हो। अच्छा हैश फंक्शन अच्छे से अच्छा होगा तो हमारी कम से कम कोलिजन होगी। हम कोलिजन को कभी कम नहीं कर सकते। एक तो वो तरीका है कि हैश फंक्शन अच्छे से अच्छा हो, एक दूसरा तरीका है कि हमारी ये बकेट्स बड़ी से बड़ी हो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 16 साइज की बकेट है, सपोज करो सिर्फ आपने 4 साइज की बकेट रख दी और आप इसमें वैल्यूज भरे जा रहे हो तब तो ज्यादा कोलिजन होंगे। वहीं पर आपने 400 साइज की बकेट रख दी और फिर आप उसमें वैल्यू भर रहे हो तो कोलिजन कम होंगे। देखिए तरीका भी है कि आप बकेट साइज बढ़ा दो। बकेट साइज हम बढ़ाते रहते हैं जावा के अंदर, कैसे बढ़ाते हैं वो बाद में समझेंगे, पहले हम जरा गेट मेथड समझते हैं कि आप लोग एक्सेस कैसे करते हो इनको, ठीक है। गेट कैसे करते हो, हाउ टू गेट की, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पर दोबारा इसको बना देता हूँ, सेम जो फिगर था इस बार थोड़ा कंडेंस करके बना देता हूँ मैं। 0 1 2 3 4 15 और सपोज करो यहाँ पर ये वैल्यू फिल होने स्टार्ट हो गई। यहाँ पर सिर्फ मैं कीज को ले रहा हूँ, इस बार मैंने सपोज मैप बनाया है इंटीजर वैल्यू से, ठीक है। मैप मेरा इंटीजर टू स्ट्रिंग है और मैं इसके अंदर ऐसी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैप डॉट पुट 23 और वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, सपोज करो एप्पल, ठीक है। मैप डॉट पुट 14 और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू भरो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सिर्फ की दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब 23 जो है उसने कुछ हैश निकाला होगा, उसने कुछ इंडेक्स निकाला होगा। सपोज करो 23 यहाँ डल गया और सपोज करो 14 यहाँ डल गया। सपोज करो 23 के बाद अगली चीज डल गई विच इज 10। इसके बाद सपोज करो अगली चीज डल गई विच इज 7। सपोज करो 14 के बाद अगली चीज डल गई यहाँ पे 6। सपोज करो यहाँ पर 3 डल गया। सपोज करो यहाँ पे 7 सॉरी 11 डल गया, ठीक है। सपोज करो इस तरीके से हमारा हैश मैप के अंदर वैल्यू पुट हो रखी है। मैंने सिर्फ कीज वैल्यू दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं पूरा का पूरा नोड नहीं दिखा रहा क्योंकि नोड बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। सपोज करो सिर्फ इस तरीके से कुछ वैल्यू फिल हो रखी है। ओके इस तरीके से हमारी वैल्यू फिल हो रखी है। अब हमें गेट करना है, ठीक है। अब मैं गेट करता हूँ मैप डॉट गेट 23। जब मैं मैप डॉट गेट 23 करूंगा तो मुझे पता है कि मुझे मिलना चाहिए एप्पल, ठीक है। मुझे वो वैल्यू मिलनी चाहिए जो 23 की पे रखी गई थी, राइट। इस तरीके से काम करता है गेट। तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट हैश, ठीक है। तो हैश ऑफ 23 निकाला जाएगा, जो भी हैश होगा। अब हैश ऑफ 23 यहाँ भी निकाला गया था, हैश ऑफ 23 पुट करते टाइम भी निकाला गया था, राइट, आपको याद होगा। और हैश इसके अंदर स्टोर्ड भी है, तो हैश निकाला गया 23 से। सेकंड स्टेप, जो भी हैश निकला उससे इंडेक्स निकालो, फाइंड इंडेक्स। तो यहाँ से हमारे पास कुछ इंडेक्स आ गया होगा। सपोज करो इंडेक्स आ गया यहाँ पर 2, ठीक है। इंडेक्स 2 आना भी चाहिए क्योंकि 23 2 पे रखा हुआ है।
तो मैं 2 वाली जगह पे जाऊंगा इस टेबल के अंदर। 2 वाली जगह पे जाना तो आसान है, बिग ऑफ 1 में जा सकता हूँ, एक एरे ही तो है ये, एरे के अंदर तो डायरेक्टली पहुंच सकते हो आप किसी भी इंडेक्स के अंदर। तो मैं सेकंड इंडेक्स पे गया, मैंने चेक किया कि हाँ यहाँ पर एक एलिमेंट तो रखा हुआ है, इस एलिमेंट के अंदर जो की है क्या वो मेरी इस वाली की के इक्वल है। याद होगा आपको की जो है वो इंटीजर टाइप की है, ठीक है, इंटीजर के अंदर इक्वल्स मेथड डिफाइन कर रखा है उन्होंने पहले से। तो क्या ये 23 इस 23 के बराबर है, हम बोलेंगे हाँ दोनों के दोनों एक्चुअली बराबर है। तो इसके अंदर जो ये जो डब्बे के अंदर वैल्यू रखी होगी ना, यहाँ पे एक वैल्यू भी रखी थी, याद होगा आपको, इस डब्बे के अंदर वैल्यू रखी थी, तो वो वैल्यू रिटर्न कर दो, ठीक है। सपोज करो आप ढूंढ रहे थे 23 को नहीं ढूंढ रहे थे, सपोज करो आप ढूंढ रहे थे 7 को, 7 को ढूंढ रहे थे, तो आपको पता है कि आपको मिलना चाहिए कुछ और वैल्यू, सपोज करो ऑरेंज मिलना चाहिए, राइट। तो 7 का हैश निकाला जाएगा, 7 का कुछ हैश आएगा, 7 का कुछ हैश आएगा, 7 का कुछ हैश आएगा, ठीक है। वहां से इंडेक्स निकाली जाएगी, इंडेक्स आएगा 2, राइट। 2 इंडेक्स आया, अब हम जाएंगे यहाँ पर 2 पोजीशन पे, हम चेक करेंगे, अच्छा ये 23 है, ये 7 है, क्या दोनों की बराबर है, क्या की इक्वल्स है। हम देखेंगे नहीं, की इक्वल्स नहीं है, तो नेक्स्ट पॉइंटर से हम आगे बढ़ जाएंगे, 10 पे आएंगे, हम देखेंगे क्या इसकी की इक्वल है, हम देखेंगे नहीं इसकी की भी इक्वल नहीं है, तो हम नेक्स्ट पॉइंटर से आगे बढ़ जाएंगे, हम देखेंगे क्या की इसकी इक्वल है, हम देखेंगे हाँ इसकी की इक्वल है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू रखी गई थी 7 की कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू थी विच इज ऑरेंज, वो रिटर्न कर देगा ये। इस तरीके से गेट काम करता है। गेट समझ में आ गया? गेट कैसे हो रहा है समझ में आ गया ना, क्लियर। वही काम जो पुट में हो रहा है वही काम गेट में हो रहा है, ठीक है, सेम चीज दोनों में काम कर रही है, गेट में भी सेम काम हो रहा है, पुट में भी सेम काम हो रहा है। पहले आप हैश निकालो, हैश से आप इंडेक्स निकालो, इंडेक्स निकाल के फिर आप पूरे में ट्रेवल करो, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इंसर्ट कर दो, ठीक है, पुट करने में। तो इस तरीके से हमारे गेट काम करते हैं, इस तरीके से पुट काम करते हैं। डिलीट कैसे काम करेगा, सेम तरीके से काम करेगा, ठीक है। अगर आपको डिलीट भी करना है, इवन सपोज करो हम डिलीट करते हैं कोई चीज, डिलीट भी सेम काम करेगा। हाउ टू डिलीट, सपोज करो आपको डिलीट करना है, मतलब डिलीट कैसे करते हैं मैप के अंदर, मैप डॉट रिमूव की होता है ना, तो डिलीट करते हैं कुछ, सपोज मैं डिलीट करना चाहता हूँ 10 को, ठीक है, तो 10 को ढूंढा जाएगा, तो 10 को ढूंढा कैसे आएगा, पहले उसका हैश निकाला जाएगा, ठीक है, पहले निकालो हैश, फिर निकालो इंडेक्स, इंडेक्स निकल गई, तो उसके बाद इंडेक्स पे जाओ, तो इंडेक्स सपोज करो यहाँ पे निकली इसकी 2, ठीक है, 2 वाली पोजीशन पे गए, चेक किया क्या ये 10 के बराबर है, 23 नहीं, 23 10 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट पे गए, क्या ये 10 के बराबर है, हाँ ये 10 के बराबर है, तो क्या करो 23 का भी रेफरेंस अपने पास रखो। एक्चुअली लिंक लिस्ट के अंदर डिलीट कैसे करते हैं वही सेम लॉजिक यहाँ पे होगा। लिंक लिस्ट में कैसे डिलीट की जाती है कोई नोड, प्रीवियस नोड का पॉइंटर रखते हैं, करंट नोड का पॉइंटर रखते हैं, और फिर प्रीवियस का नेक्स्ट करंट के नेक्स्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस का जो नेक्स्ट मतलब 23 का जो नेक्स्ट है वो करंट के नेक्स्ट के बराबर हो जाएगा, वो 7 के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंटर यहाँ से चला जाएगा और इस तरीके से 10 उड़ जाएगा मेमोरी में से, ठीक है। इस तरीके से आप डिलीट करोगे। तो हमें डिलीट समझ में आ गया, हमें पुट समझ में आ गया, हमें गेट समझ में आ गया, ठीक है। हाँ प्रीवियस का नेक्स्ट करंट के नेक्स्ट के बराबर हो जाएगा, और हमें ये भी समझ में आ ही रहा होगा ये जो भी फिगर है यहाँ पे। अब जरा समझते हैं लोड फैक्टर एंड रीहैशिंग क्या होता है। मैंने आपको बताया कि हमेशा 16 साइज का नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि अगर हमेशा 16 साइज का रखोगे तो बार बार वहां पे कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेकार आएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ रहे हो, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितनी बेकार हो रही है। हम चाहते हैं कि सारे ऑपरेशन बिग ऑफ 1 में हो, ठीक है, लेकिन वर्स्ट केस में ये बिग ऑफ n चला जाएगा वर्स्ट केस के अंदर। और वर्स्ट केस कब होगा, जब सबकी जो भी एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं सबकी इंडेक्स सेम आ रही है, ठीक है। सपोज करो मैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ इसके अंदर और सबकी इंडेक्स सेम आ जा रही है। सपोज करो ये जो 14th इंडेक्स है ना, इस पे आपने भर दिए चीजें, 1 BC पे आया, 9 BC पे आया, 13 BC पे आया, 12 BC पे आया, 4 BC पे आया। देख लो लंबी होती जा रही है ये चेंज, ठीक है, ये चेन लंबी होती जा रही है। अब अगर आपको यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट गेट करना है बाद में, 4 को गेट करना है, तो 4 को गेट करने के लिए आप सिंपल बिग ऑफ 1 ऑपरेशन नहीं कह सकते। यहाँ पे 4 को गेट करने के लिए आपको बिग ऑफ n ऑपरेशन लग रहे हैं। बाकी सारे एलिमेंट सपोज करो एक थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि बाकी सारे एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 14 पोजीशन पे ही सारे एलिमेंट रखे हुए हैं। तो वर्स्ट केस वहां पर बन जाता है, और वर्स्ट केस के अंदर इसलिए बिग ऑफ n
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर दो तीन चीजें करते हैं इसको ठीक करने के लिए। जावा 1.8 के बाद 1.7 के बाद से इवन जावा 1.7 के बाद से ही बोल दिया गया है कि ये जो लिस्ट बनी है ना लिंक लिस्ट, इस लिंक लिस्ट को कन्वर्ट कर दो एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। वो मत पूछना कैसे काम करता है, वो एक्चुअली हम पढ़ेंगे, इवन लिंक लिस्ट भी हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी मत पूछना कैसे काम करता है। उससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n ना जाके बिग O ऑफ log n हो जाती है, ठीक है। तो वो एक थ्रेशोल्ड होता है, बेसिकली एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, वो मैंने यहाँ पे स्लाइड बना रखी है उसकी भी। लेकिन सबसे पहले लोड फैक्टर समझते हैं, अभी इसका उससे लेना देना नहीं है कि सर्टेन टाइम के बाद ना आप अपने साइज को बढ़ाते चलो। व्हेनेवर द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ हैश मैप क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड वैल्यू, देन द बकेट साइज ऑफ हैश मैप इज डबल्ड एंड रीहैशिंग इज परफॉर्म्ड, ठीक है। ABL tree, yes. Whenever the number of entries in the hash map crosses a threshold value, then the bucket size of the hash map is doubled and rehashing is performed, and already existing entries of the nodes of the map are copied and new entries are added to this increased hash map. बात समझ में आई? क्या लिखा है यहाँ पे? नहीं आई तो मैं बताता हूँ। तो बेसिकली मैप के अंदर ना, मैप के इंटरनल वर्किंग के अंदर ही उन्होंने एक लोड फैक्टर नाम का वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। लोड फैक्टर जो बाय डिफॉल्ट 0.75 रखा जाता है। जब भी आप मैप बनाते हो ना नया नया, तो उसका जो लोड फैक्टर होता है वो 0.75 रखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेट करने काम में आता है बेसिकली वो, ठीक है, कि किस वैल्यू के बाद आप अपने इस एरे को, ये जो बकेट साइज था, ये जो एरे था ना यहाँ पर 16 साइज का जो एरे था, इसको कब डबल करोगे, 16 से सीधा 32 कर दोगे इसको, ठीक है। तो हुआ क्या कि सपोज करो आपने 16 वाला बना रखा है यहाँ पे, और है जो आपका थ्रेशोल्ड है वो लोड फैक्टर जो वो 0.75 है। तो थ्रेशोल्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बकेट साइज मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर। तो अगर 16 हमारा इनिशियल बकेट साइज है और थ्रेशोल्ड फैक्टर 0.75 है, तो वहां से थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारी आएगी 12। तो जैसे इसके अंदर 12 एंट्रीज हो जाएंगी ना, तो 12वीं एंट्री डलते के साथ ही इसका थ्रेशोल्ड रीच हो गया, और जैसे थ्रेशोल्ड रीच हो गया वैसे यहाँ पे, सॉरी 12वीं एंट्री पे नहीं, 13वीं एंट्री पे जब क्रॉस करेगा, क्रॉस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। तो 12 तक तो ठीक है, जैसे ही आप इसमें 13वीं वैल्यू भरोगे, 13वीं वैल्यू पुट करोगे, वैसे ही ये अपने साइज को 16 साइज से हटा के 32 साइज का कर देगा, ठीक है। तो ये मैप और बड़ा हो जाएगा। ये जो एरे है ना, ये एरे एक नया एरे बनेगा, ठीक है, न्यू एरे। क्योंकि आपको पता है एरे एक बार जो जावा के अंदर बन गया, उसका साइज आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप एक नया एरे बनाओगे। तो ये 16 साइज का था, ये 32 साइज का नया एरे बनेगा। अब इस एरे के अंदर जो वैल्यूज यहाँ पे फिल हो रखी थी, उन वैल्यूज की रीहैशिंग की जाएगी, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है, जरा ये समझो। सपोज करो ये जो वैल्यूज फिल हो रखी थी इसके अंदर वो ये थी 1 2 3 4 5, और इंडेक्स था इनका 0 1 2 3। तो क्या ये बात ट्रू होगी कि वैल्यू यहां पर भी ऐसे फिल हो रही है 1 2 3 4 और 5? क्या ये बात ट्रू है? नो कह रहे काफी लोग। डेवलिना कह रही है नहीं, यस। नहीं, ये बात ट्रू नहीं होगी। मतलब इट मे बी ऐसा हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि आप अब हैश दोबारा से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। हैश तो माना सेम आएगा, ठीक है। हैश तो मैंने माना सबका सेम आएगा, हैश ऑफ 1 चेंज नहीं होगा, हैश ऑफ 2 चेंज नहीं होगा, लेकिन इंडेक्स कैसे निकाल रहे हो आप? याद है इंडेक्स निकालने का तरीका? इंडेक्स निकालने के लिए आप हैश ऑफ 1 लेते हो और उसको एंड करते हो n-1 के साथ, वेयर n इज द साइज, ठीक है। n इज द साइज ऑफ द एरे। पहले आप कर रहे थे 16-1 विच इज 15, अब आप कर रहे हो 31 के साथ 32-1 विच इज 31, राइट। तो यहां से इंडेक्स जो निकल रहा है आपका वो डिफरेंट हो जाएगा अब। तो इसे हम कहते हैं रीहैशिंग, दिस इज कॉल्ड रीहैशिंग, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो एलिमेंट्स है ये कुछ कुछ इस तरीके से पड़े हो सकते हैं। मतलब सपोज करो 1 यहाँ पड़ा हुआ है, 2 यहाँ आ गया, उसके आगे सपोज करो यहाँ पर 3 आ गया, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। इस तरीके से एलिमेंट ऊपर नीचे हो जाएंगे, राइट, रीहैशिंग होने के बाद। तो ये हम काम करते हैं। रीहैशिंग किस तरीके से करते हैं हम जब समझो। व्हेनेवर द नंबर ऑफ एंट्रीज इन हैश मैप
क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कैसे निकाला जाता है, इस तरीके से निकाला जाता है, bucket size multiplied by load factor. Then the bucket size of the hash map is doubled and rehashing is performed and all already existing node of the map are copied and new entries are added to the increased hash map. ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है इनको अब नई जगह पर डाल दिया जाता है, इनको नई जगह पर नए एरे में फिल कर दिया जाता है, पुराने वाले एरे को हम फिर हटा देते हैं, डिस्कार्ड कर दिया जाता है इस पूरे, ये निकल जाता है मेमोरी में से। ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाता है। राइट वंशिता, अब 11111 के साथ करेंगे, पहले 1111 के साथ कर रहे थे विच वाज 15, अब 31 हो जाएगा 11111। तो अब लास्ट की 5 वैल्यूज को हम कंसीडर करेंगे हैश की, तो कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो जाता है पूरा का पूरा खेल। अच्छा ये भी समझ लेते हैं जावा के अंदर किस तरीके से लोड फैक्टर आप डिफाइन कर सकते हो। तो जब जावा के अंदर आप लोग बिना कुछ करे मैप बनाते हो ना, सिंपल जैसा हम बनाते आ रहे थे अभी तक, तो बाय डिफॉल्ट बकेट साइज उसका 16 रखा जाता है और बाय डिफॉल्ट लोड फैक्टर उसका 0.75 रखा जाता है। लेकिन आप चाहो तो बकेट साइज अपना खुद का डिफाइन कर सकते हो कि भैया 16 नहीं चाहिए मेरे को ज्यादा चाहिए, तो आप इसमें इस तरीके से बकेट साइज डिफाइन कर सकते हो 64, तो बकेट साइज 64 का बन जाएगा, लोड फैक्टर फिर भी 0.75 रहेगा। आप चाहो तो इसके अंदर इस तरीके से कर सकते हो, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है 128 में 16 क्यों है, ये देख लेना यार, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये तो लोड फैक्टर है, पक्की बात है, ये तो 0.9 है, मुझे लग रहा है ये भी 128 हो जाना चाहिए। ठीक है, बकेट साइज भी 128 हो जाना चाहिए। और अगला है यहाँ पर आप मतलब दूसरा वाला हैश मैप भी डाल सकते हो, एक हैश मैप के अंदर, एक हैश मैप के अंदर पुराने वाले हैश मैप को भी कॉपी किया जा सकता है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप अपना खुद का भी लोड फैक्टर डिफाइन कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि बहुत जल्दी जल्दी बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 0.75 में आपको लग रहा है कि बड़ी जल्दी साइज बड़ा हो गया एरे का, तो 0.9 कर दिया कि अब 16 मल्टीप्लाई 9, इतने से जब ज्यादा बड़े साइज तब ही डबल करो। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए और मेमोरी से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोड फैक्टर कम कर दो, 0.5 कर दो। अगर आप लोड फैक्टर 0.5 कर दोगे तो साइज डबल कब होगा मुझे बताओ। अगर लोड फैक्टर मैंने 0.5 करके इनिशियलाइज कर दिया 16 के साथ ही, तो बकेट साइज डबल कब होगा, आधा फिल होने के बाद, राइट, 8 के बाद होगा, अबव 8, राइट, क्योंकि थ्रेशोल्ड कैसे निकलती है, थ्रेशोल्ड निकलती है बकेट साइज मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर, तो अब हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5 विच इज 8। तो अब 8 जैसे ही भर जाएंगे, जैसे ही 9वीं वैल्यू आप डालोगे तुरंत साइज 32 हो जाएगा। अगर आपने लोड फैक्टर और कम कर दिया, 0.1 कर दिया, तो 1.6 का मतलब क्या हो गया भैया, थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 जैसे 1 के बाद जैसे आपने दूसरी वैल्यू डाली तुरंत 1.6 को पार कर गए आप और तुरंत वहां पे डबल हो गया साइज। ठीक है, तो इस तरीके से ना तो हमें कम करना चाहिए ज्यादा, ना ज्यादा बड़ा रखना चाहिए, एक स्वीट स्पॉट रखना चाहिए। 0.75 जावा वालों ने दे रखा है बाय डिफॉल्ट, उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए होंगे मे बी, और से उन्हें पता चला होगा कि अच्छा 0.75 के ऊपर बेस्ट काम करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट का गैप ले लेते हैं, वेट कर लेते हैं। 10:19 हो रहे हैं, 10:21 तक आ जाओ। राइट गौरव, बैलेंस रखना है, ना तो हमें साइज के साथ, ना तो हमें मेमोरी के साथ ज्यादा वो करना, खाम का मेमोरी ज्यादा नहीं बढ़ानी, तो हमें एक स्वीट स्पॉट चूज करना होता है। रीहैशिंग समझ में आ गई होगी आई होप, और लोड फैक्टर समझ में आ गया होगा। हैश फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। स्ट्रिंग के लिए वैसे आप चाहो तो खुद भी डिफाइन कर सकते, कोई एकदम फिक्स नहीं होते ना हैश कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन्होंने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हैश कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया। जैसे आप देख रहे हो स्ट्रिंग के लिए क्या कर रखा है यहाँ पे, स्ट्रिंग की लेंथ जितनी होगी, स्ट्रिंग वालों ने बना रखा है ऐसा कि जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी सभी के सभी कैरेक्टर्स में आपको जाना है, तो उस तरीके से आप निकालोगे वहां पे, राइट। इंटीजर के केस में उन्होंने मॉड कर रखा है, तो मॉड से आप निकालोगे।
ऑब्जेक्ट के केस में आप लोग चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जाओ, ठीक है। आप चाहो तो एज, मार्क्स और नेम में जाओ, या फिर एज में ही जाओ, मार्क्स और नेम में मत जाओ। तो डिफरेंट डिफरेंट की डिफरेंट डिफरेंट वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है हैशिंग की, राइट। बिग ऑफ वन नहीं होगी स्ट्रिंग के केस में बिग ऑफ वन कैसे हो जाएगी, मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है ना जिससे कि मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स में एक बार में चले जाऊं, राइट। मेरे को सभी के सभी कैरेक्टर्स में जाना है, ABC, CAD, कैट जो भी है। तो बिग ऑफ वन में मैं कैसे सारे सारे कैरेक्टर एड्रेस कर सकता हूँ, तो बिग ऑफ वन नहीं होती वो, ठीक है। सारे सारे कैरेक्टर में जाना होता है। अच्छा अच्छा, आपका डाउट ये है कि वो ओवन लेता है, राइट। वो ओवन बोला गया है उससे, ठीक है, कि कांस्टेंट टाइम ले रहा है, लेकिन वो टाइम ले रहा है जो उतनी हैशिंग हैशिंग की जो टाइम आ रही है उतना तो लेता ही है वो, ठीक है। जितना हैशिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उतना वो टाइम लेता ही लेता है। तो हैश हैश फंक्शन, अब अगेन, अब मैं कह सकता हूँ ओवन हो सकता है, राइट। कैसे कह सकता हूँ मैं, कि मैंने स्ट्रिंग का हैश कोड अपनी तरफ से डिफाइन कर दिया, अपनी कस्टम स्ट्रिंग का, कि सिर्फ पहले कैरेक्टर के बेसिस पे हैश कोड बना दो, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर ढूंढना तो मेरे लिए आसान है, उसके बेसिस पे मैंने हैश कोड बना दिया। तो उससे क्या होगा कि एप्पल भी सेम माना जाएगा इसके, ए के या फिर ए बी के, सबके सब सेम माने जाएंगे तब, राइट। लेकिन ये एक बहुत पुअर हैश कोड है, जितना अच्छा कॉम्प्लेक्स हैश कोड बनाओगे उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे बढ़ जाएगी उसकी, राइट। बात क्लियर हो रही है, कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हैश सेट, हैश सेट हमने देखा था ना, हैश सेट कैसे बनता है। हैश सेट हैश मैप से ही बनता है, बस उसमें जो वैल्यूज होती हैं वो एक डमी ऑब्जेक्ट होती हैं। तो सेम यही काम होता है हैश सेट के अंदर भी, जो अभी हमने हैश मैप पे पढ़ा ना, सेम काम होता है। बस उसके अंदर ये जो डब्बे बनते हैं ना, ये डब्बे जो बनते हैं उनके अंदर वैल्यू आप तो डालते नहीं क्योंकि कुछ भी, तो वैल्यू यहाँ पर एक कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू होती है, डमी। और हर एक में वो डमी वैल्यू मिलती है आपको, डमी डमी डमी, हर एक डब्बे में डमी डमी वैल्यू पड़ी रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से वो हैश सेट बनता है, इंटरनली वो डमी डमी वैल्यू भरे जा रहा है। उसने देखा कि सेम ही कोड रिपीट क्यों करना बार बार, राइट। हैश मैप का यूज करके हम हैश सेट बना सकते हैं, तो उन्होंने बना दिया ऐसे ही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो ही रही थी। Before Java 8, single linked list was used for storing the nodes, but this implementation has changed to self-balancing binary search tree। Java 1.7 1.8 ही है वहां पर, 1.8। सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री जो होता है ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्च करते हैं हम, देखेंगे पढ़ेंगे भी। वो लॉग इन आती है हर केस में, उसमें आप इंसर्ट करो चाहे डिलीट करो चाहे गेट करो सर्च करो, हमेशा वो गारंटी करता है कि लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, बिग ऑफ लॉग एन। सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, नॉट नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री, दीज आर एवीएल और रेड ब्लैक ट्री, एवीएल और रेड ब्लैक। तो एवीएल ट्री यूज होता है कब यूज होता है, जब एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को पार कर जाते हैं। ट्रीफाइड थ्रेशोल्ड नाम से बना रखा है इन्होंने अंदर एक, जिसका साइज उन्होंने 8 रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कभी कोई जो चेन है, सपोज करो ये चेन है, इस चेन की लेंथ कभी 8 को क्रॉस कर गई, 3 4 5 6 7 8, इसके बाद जैसे 9वीं वैल्यू डलेगी ना, तो ये क्या करेगा, अपने आप को मॉर्फ कर लेगा, ट्रांसफॉर्म कर लेगा इसके अंदर, ऐसा कुछ बना देगा, ठीक है, ऐसा कुछ। देख रहे हो, और ये ऐसा बनाने के लिए इसको फिर यहाँ पर नई टाइप की नोट बनानी पड़ेंगी जिनके अंदर लेफ्ट और राइट का पॉइंटर हो। यहाँ पर तो सिर्फ नेक्स्ट का पॉइंटर होता है, आपको याद होगा। यहाँ पर हर एक नोड के पास लेफ्ट और राइट का पॉइंटर होना जरूरी है। तो हर एक के पास होता है एक लेफ्ट पॉइंटर और हर एक के पास होता है एक राइट पॉइंटर। तो वो करना तो बहुत आसान है, इसको ये उतना ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब ये अगर सपोज करो ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, कभी ये 1000 भी हो गया, कभी ये 1000 लेंथ हो गई, वैसे ऐसा होगा नहीं, लोड फैक्टर अच्छा से डिफाइंड होगा तो इतना ज्यादा कभी जाता नहीं है। सपोज करो कभी हो गया 1000 और कभी आपको ढूंढना है, तो यहाँ पर फिर वो 1000 नहीं आएगा, वो लॉग ऑफ 1000 आएगा फिर, ठीक है, लॉग ऑफ 1000, जो कि हमें पता है बहुत छोटा नंबर होता है। एबीएल सुना तो है, रेड ब्लैक क्या होता है, रेड ब्लैक ट्री इज आल्सो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, पढ़ लेंगे हम।
पाइथन में डिक्शनरी बनी होती है, मुझे आइडिया नहीं है कि वो एक्चुअली किस तरीके से, मे बी काफी सिमिलैरिटीज हों दोनों में पाइथन में, है ना। पाइथन में हमने डिक्शनरी पढ़ा है, डिक्शनरी होता है, आप पढ़ सकते हो कि क्या पता सिमिलर ही हो। मुझे कितनी लैंग्वेज आती है? मुझे जावा आती है, सी आती है, सी प्लस प्लस आती है, पाइथन आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, कॉटलिन आती है, बस। हाँ बस, और भी बहुत सारी आती है लेकिन वो मेरे को बहुत ऊपर ऊपर से आती है। रिएक्ट इज नॉट अ लैंग्वेज ना। देखो आफ्टर थ्रेशोल्ड क्रॉसेस, तो जब ये 8 को क्रॉस करता है तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर देता है। द मोटिव बिहाइंड दिस चेंज इज दैट हैश मैप बकेट नॉर्मली यूजेस लिंक लिस्ट, बट द लिंक लिस्ट द वर्स्ट केस इज बिग ऑफ एन फॉर लुकअप, ठीक है। तो उसमें लुक ऑफ बिग ऑफ एन होता है, इसके अंदर बिग ऑफ लॉग आता है, तो दिस इज द मोटिव। In a fairly distributed hash map where the entries go to all the bucket, in that scenario the hash map has big of one time for search, insertion and delete। ये बात तो क्लियर है। जब एक बड़ा शरीफ सा हैश मैप है, इस टाइप का नहीं है, एक ऐसा हैश मैप जिसके अंदर आपने 16 वैल्यू फिल करी और 16 की 16 वैल्यू एक बकेट में फिल हो रखी है, जितनी भी वैल्यूज हैं सबकी सब डिफरेंट डिफरेंट बकेट के अंदर हैं, उसके अंदर आपका टाइम हमेशा बिग ऑफ वन आएगा, राइट। उसके अंदर आप तुरंत पहुंच जाओगे उस जगह पे, इंडेक्स पे, राइट। In the worst case where all entries go to the same bucket and singly linked list store these entries, big of n time is required। ये हमने देखा, लेकिन big of n से आप लोग big of log n में कन्वर्ट कर देते हो। In a case where the threshold converting this linked list to a self-balancing binary search tree is used for operation insert required, जो भी है big of log n आता है उस केस में, worst केस के अंदर, ठीक है। AVL tree जब बन जाएगा तो big of log n हो जाएगा, अगर AVL tree नहीं बना तो big of n रहेगा। AVL tree कब बनेगा? जब थ्रेशोल्ड को पार कर जाएगा। तो इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइंड होती है। इट्स नॉट ऑलवेज बिग ऑफ वन, यस बिल्कुल सही बात है, लेकिन इट इज स्टिल वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज बिग ऑफ वन फॉर ऑल यूज केसेस एंड पर्पसेस, ठीक है। इट इज स्टिल वेरी वेरी फास्ट, लेकिन हमें ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि बिग ऑफ वन ही रहेगा। मल्टीपल केसेस हमने देखे हैं, जैसे हमने देखा आज कि उसके अंदर ये बिग ऑफ वन नहीं देता है, लेकिन in an average scenario, in an average case, it is considered to be big of 1, it is considered to be constant, ठीक है। अगर आपने 50 डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो बनाए, अगर उनका एवरेज लोगे तो वहां से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही आ रही होती है। तो एवरेज बिग ऑफ 1 है, बेस्ट केस बिग ऑफ 1 है, लेकिन वर्स्ट केस के अंदर बिग ऑफ log n पहुंच जाता है, ठीक है। स्पेस 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 कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n मतलब जितने एलिमेंट आप डाल रहे हो, राइट। जितने भी आप एलिमेंट डाल रहे हो उतने ही यहाँ पे, उतना ही नोड यूज होंगे, उतना ही स्पेस यूज होगा, राइट। थ्रेशोल्ड किस चीज पर डिपेंड होता है? डिपेंड्स ऑन दिस साइज। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये वाला थ्रेशोल्ड बना पूछ रहे हो, ट्री 5 थ्रेशोल्ड, राइट। 2 थ्रेशोल्ड होते हैं क्योंकि एक्सटेंड हो गई क्लास। तो यहाँ पे इन्होंने 8 डिफाइन कर रखा है, इट इज स्टैटिक एंड फाइनल। देखो स्टैटिक फाइनल है तो ये आप चेंज भी नहीं कर सकते। ऊपर वाला थ्रेशोल्ड ये 0.75 करके देते हैं बाय डिफॉल्ट, ये वाला थ्रेशोल्ड लोड फैक्टर जो है, तो उससे थ्रेशोल्ड बनता है डायनेमिक थ्रेशोल्ड। यस, नेक्स्ट से हमारी लिंक लिस्ट हमारी स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे। हैश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आपको करने हैं, वो क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? मैंने लास्ट क्लास के अंदर ही मैंने इसलिए इसमें लिंक नहीं डाला क्योंकि रिपीट कर रहा था वो, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले तो यार ये ना दोबारा से एक बार याद करने का ट्राई करना, इसको रट ही लेना किस तरीके से इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप काम करती है। वैसे इतना अच्छा समझ में आ गया होगा कि आई डोंट थिंक ऐसे कुछ रटने की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन हाँ आपके टिप्स होने चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। प्रैक्टिस कहाँ से करना है? तो 2 हैं, एक तो हमारी इंटरव्यू बेटा, अगर आपको बहुत बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं जाना तो इसके ऊपर जाके हैशिंग वाले साइड खड़े कर लेना। दूसरा हमारा वो है लीड कोड, उसके हैशिंग रिलेटेड कर लेना। और अगर और ज्यादा नीचे जाना है, और ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो हमारे GFG पे जा सकते हो। लेकिन जिनको बेसिक क्वेश्चन करने हैं इसके, मतलब मैंने बताया भी था कि सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए इजी मीडियम हार्ड, तो ये दोनों उनके लिए हैं जो थोड़े से इसमें अब
जिनको पहले से आइडिया था किस तरीके से काम करता है, ठीक है। दिस इज फॉर इंटरमीडिएट टू एडवांस लोगों के लिए। लेकिन जो बिगिनर हैं उनको आई विल रिकमेंड जीएफजी। इसके अंदर जाओ और स्कूल इजी ऐसे स्टार्ट करो, पहले स्कूल वाले करो, देन इजी, एंड देन मीडियम करो, ठीक है। तो जीएफजी के ऊपर जाके सर्च करना है, लीड कोड पे सर्च करना है, जीएफजी पे सर्च। जीएफजी नहीं पता, जीएफजी इज गीक्स फॉर गीक्स, मतलब सॉरी, गीक्स फॉर गीक्स। गूगल भी समझता है कि जीएफजी, तो ठीक है। साक्षी करिए, लॉजिक नहीं आता। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएंगे। इट्स नॉट अ जादू की झप्पी जो मैं ऐसे जादू की छड़ी, सॉरी झप्पी बोल रहा हूँ, नॉट अ जादू की छड़ी चला दी मैंने। प्रैक्टिस करनी है बस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द नेम ऑफ गेम। आज मजा आया, वेरी गुड। गिव सम क्वेश्चन लास्ट क्लास में देते वाले चेक करो, ठीक है। मैं दोबारा से नहीं दे रहा। 3 क्वेश्चन दिए थे, अच्छे थे वो तीनों क्वेश्चन, वो जाके करो। इसके अलावा मैंने इंटरव्यू बिट का लिंक दिया था, पूरा का पूरा इंटरव्यू बिट आपके सामने है, कुछ भी करो। हाँ जी, पढ़ना पड़ेगा, आएगा। पिक माई डाउट, चलो डाउट लेते हैं आप लोगों के। जगमा कह रहा भैया मैप के कोड में तो ऐसा लिखा है कि पब्लिक फाइनल हैश कोड रिटर्न ऑब्जेक्ट हैश कोड। हाँ, उन्होंने जो भी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको लॉजिक समझ में आ गया ना बस। नीचे से चलते हैं इस बार। हेलो। हेलो भैया। हाय शक्ति, बोलिए। मेरा डाउट है। जी। मैंने जो में आपने स्टूडेंट क्लास बनाई उसमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी वॉइस में बहुत ज्यादा अजीब सी हो रही है, थोड़ा अ, माइक के पास आके बोलेंगे। अभी क्लियर है? हाँ जी, बोलिए। जी, मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाई उसमें जैसे आपने एक सब्जेक्ट नामक एक लिस्ट बनाई। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जहाँ पे वो वैरक्स यूज करके सब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है। हम्म। उसके बाद और एक फंक्शन बनाया जो क्या करता है ना, उस लिस्ट में अपेंड करता है अनदर सब्जेक्ट्स। हम्म। इसमें जब मैं वो फंक्शन कॉल करता हूँ तो कुछ एरर आता है, चलिए मैं वो कोड सेंड करता हूँ आपको। आप वो स्क्रीनशॉट लेके डाल दिए ना। एक सेकंड में डाल देता हूँ। डाल दिया, अच्छा। हाँ भैया, ठीक, डाल दिया। ओके। स्टूडेंट है, नेम रोल नंबर इज इनरोल, ठीक ठीक ठीक, स्टूडेंट बनाया आपने ये। हाँ, एक चीज और याद रखने वाली है, मैं ये बताना भूल गया था, जब भी आप ऐसे देखो इनकी फोटो देख लो आप, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वैसे सबके सब अगर खोलोगे इनका लिंक तो आपको एक चीज और दिखेगी, यहाँ देख रहे हो, ये जो वेर आर्ग वाला आर्ग्यूमेंट है ये हमेशा लास्ट होना चाहिए, वरना काम नहीं करेगा। मतलब ये नहीं कि आप ये सब्जेक्ट को शुरुआत में ले लो और रोल नेम और रोल नंबर को बाद में लिखो, हमेशा ये वाला आर्ग्यूमेंट लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये जो ये, सेकेंड फंक्शन है ना, ऐड मोर सब्जेक्ट्स, ऐड मोर सब्जेक्ट्स, राइट, ठीक है। ये एरर दे रहा है। लिस्ट टेम्प लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। कौन सी लाइन एरर दे रही है और क्या एरर दे रही है? एक सेकंड में एरर को भी स्क्रीनशॉट डाल लेता हूँ। टेम्प आपने बनाया, ठीक है। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स कहाँ है, ये रे, अच्छा। सब्जेक्ट्स डॉट एड ऑल टेम्प, ठीक है।
इम्यूटेबल कलेक्शन, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन, ये मुझे भी आइडिया नहीं चल रहा क्या दिक्कत आ रही है। इम्यूटेबल कलेक्शन कह रहा है ये आप नेट पे सर्च कर लेना यार, मुझे आइडिया नहीं है क्या क्यों दिक्कत आ रही है ये। वह सब जहां तक लगता है कि लिस्ट, ओके, अच्छा 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 अच्छा, आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया सब्जेक्ट्स को। कंस्ट्रक्ट पे क्या है, सब्जेक्ट इक्वल टू लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया होगा आपने, ठीक है, उसी के ऊपर आपने फिर ये फंक्शन कॉल किया था। किया तो है, आइडिया नहीं, नेट पे देखना क्या दिक्कत आ रही है, इस एरर को डाल के देखना नेट पे क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आ रहा है ये। वो इंटेलिजेंट में काम कर रहा था मोरे। हेलो भैया। हाँ विक्की बोलिए। भैया एक डाउट था कि क्या हम कम से कम कॉलिशन के लिए हैश कोड मेथड यूज करते हैं या ये या थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। कम से कम कोलिजन के लिए नहीं हैश कोड मेथड यूज करते, हैश कोड मेथड यूज करते लेकिन कोलिजन फिर भी हो जाता है। अच्छा हो जाता है। कोलिजन दिखा नहीं आपको, यहाँ पे हो गया 18, 8 और 8 दो बार रिपीट किया यहाँ पे, हाँ तो मतलब कोलिजन हो गया, राइट। तो हाँ हाँ। कोलिजन कब होता है, जब बेसिकली सेम इंडेक्स आ जाता है। अच्छा यहाँ अच्छा। पर भी हमने देखा ये कोलिजन के एग्जांपल थे, बार बार कोलिजन हो जा रहा था। हाँ 13 इंडेक्स आ जा रहा है बार बार सबका, ठीक है। हाँ। 13 इंडेक्स इसके लिए भी आया, 1 वाली की के लिए 13 इंडेक्स दोबारा से नीचे आया हॉर्स वाली की के लिए, और 13 इंडेक्स दोबारा से आया ऑरेंज के लिए, तो इससे हमारे कोलिजन होते जा रहे हैं बार बार, अच्छा ठीक है। ठीक है भैया। दिस इज कॉल्ड थैंक यू। कोलिजन, ऑलराइट। ड्रॉप ऑफ कर जाएगा भाई, क्या हुआ। इंटेलिजे अच्छा है या इक्लिप्स, इंटेलिजे मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इक्लिप्स मैंने सोचा था ज्यादातर लोगों के उनमें ही चलेगा, तो इसीलिए मैंने इक्लिप्स के साथ आगे बढ़ा। हाँ जी बोलिए जय कुमार। भैया मैं ये इंटरनल कोड देख रहा था हैश मैप में, तो जैसे आपने वो डाउट सेक्शन में देखा कि यहाँ का जो हैश कोड मेथड है उसमें जो हैश बनाया हुआ है वो दोनों मिला के बनाया हुआ है की एंड वैल्यू की वजह से, दोनों मतलब साथ में मिला के। बट अच्छा जब जी हाँ बोलिए। हम पुट मेथड देख रहे हैं, पुट मेथड का कोड, तो उसमें ऐसा लिखा है कि वो की का ही हैश कोड निकाल के इंडेक्स डिफाइन कर रहा है। तो ये ये आप, दो अलग। हाँ ये जावा के अंदर देखा क्या आपने, आपने हाँ जो हाँ स्क्रीनशॉट जी, ही भेजा है। जावा के अंदर ही, यस। मुझे मैं बहुत ज्यादा डाउटफुल हूँ कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, वैल्यू के साथ निकालने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, यही है क्या आपका, नहीं। नहीं नहीं, मैंने अगर आपको स्क्रीन, ओके मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ फिर से। तो आपने पहले कहाँ भेजा था। पहले मैंने डाउट सेक्शन में कोड स्निपेट ही पिंग किया था। तो इवन दिखी। अगर आप भी जाओगे ना हैश मैप पे कोड के अंदर, तो वो आपको भी दिख जाएगा वो जाओ ठीक है हम खोलते हैं वही। वही। ठीक है ये रहा हमारा हैश मैप, अच्छा मैप नहीं है ये, हाँ चलो हैश मैप ऑफ इंटीजर टू स्ट्रिंग मैप इक्वल टू न्यू। ठीक है मैप डॉट पुट करते टाइम आप कह रहे हो। नहीं, इस इसी हैश मैप क्लास के अंदर ही चले जाओ आप। अगर क्लास ही ओपन कर लो हैश मैप तो वहीं पे दिख जाएगा अंदर। हाँ फिर उसको ढूंढते रहेंगे उसके अंदर, अपने आते हैं सीधा। हाँ, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हैश डॉट की, हैश इनसाइड की है, राइट। तो मतलब कि वो की का निकाल रहा है। बट अभी इसी क्लास में आप सबसे ऊपर चले या कंट्रोल एफ करके सर्च ही कर लो हैश कोड से, तो आपको दिखेगा हैश कोड का लॉजिक ऐसे लिखा, नहीं सिर्फ हैश कोड, गेट नहीं है। हैश कोड क्यों कर रहे हो आप। बट इसमें एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, मतलब प्रोसीजर, एक फंक्शन बनाया हुआ है इंट हैश कोड इक्वल करके, जो मैंने पिंग किया था डाउट सेक्शन में। वो दो डिफरेंट डिफरेंट हैश मैप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हैश कोड फंक्शन है यार। वो दो हैश मैप, मतलब हैश मैप क्लास भी तो अपने अंदर हैश कोड फंक्शन बनाएगी, राइट। तो दो हम्म। डिफरेंट डिफरेंट हैश मैप को अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए वो हैश कोड फंक्शन है।
अच्छा, ओके, समझ गया। समझ गए? वो हैश मैप का अपना है, उसका वो अलग है, वो यूज मत करो दोनों में, हाँ, ठीक है? ओके, थैंक यू। Okay. हाँ हेलो। हाँ जी कुशल जी बोलिए। मेरे डाउट थोड़ा पिछले क्लास से रिगार्डिंग है। जो मैंने एक प्रॉब्लम कर रहा था वो है सबसेट सम वाला प्रॉब्लम। तो आपने ये समझाया था सर कि एक्लिप्स में जब मैं कोड किया तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब भी जीएफजी में रन कर रहा था तो टीएलई एरर दिखा रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड। सबसेट सम प्रॉब्लम। हाँ सबसेट सम, वो आपने रिकर्शन एंड उसका डाउट सेशन में कराया था, वो रॉड कटिंग वाला प्रॉब्लम भी था उसमें से। अरे मैंने यार उसके अंदर आपको रिकर्जन वाले तरीके से बता दिया, राइट? उसके अंदर हाँ मैंने सबसेट कोई सम वगैरह प्रॉब्लम, यूज नहीं किया है। सबसेट सम। और एक चीज उसमें मुझे वो बेस कंडीशन एक समझ में नहीं आया था। ठीक है, मेरी बात तो सुनो। सबसेट सब प्रॉब्लम जो है वो जो डीबी प्रॉब्लम्स होती है ना, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ डीपी तो समझ नहीं आया मुझे उस टाइम। हाँ, तो उसके अंदर वो रिकर्जन ही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन रिकर्जन के साथ डीपी लगा देते हैं, ठीक है? जिससे कि एक ही चीज बार बार कैलकुलेट ना की जाए, जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टीएलई एरर ना आए। अगर आप नॉर्मल रिकर्जन लाके कॉल सॉल्व करने का ट्राई करोगे डीपी प्रॉब्लम को, तो वहां पे ऑब्वियसली टीएलई एरर आएगा। बेस केस की बात करो तो जब वो डीपी अच्छा, मतलब उसमें अगर हम लोग डीपी यूज करते हैं तो टीएलई एरर नहीं आएगा? बिल्कुल सही बात। आप क्या क्योंकि कर रहे मैंने हो तो ना, डीबी पढ़ा नहीं, इसलिए वो फर्स्ट वाला मेथड से अप्लाई किया, बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें वो टीएलई ऐसे एरर। हो, डोंट वरी, वो ठीक है, आपका भी तरीका ठीक है, क्योंकि मैं रिकर्जन पढ़ाते टाइम आपको डीपी नहीं पढ़ा सकता था, इसीलिए मैंने उस टाइम में नहीं पढ़ाया, राइट? वन स्टेप एट अ टाइम। डीपी में हम पढ़ रहे होंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल रिकर्जन से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। रिकर्जन के अंदर ये मेमोरी यूज करके आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, खुद से, कि डीपी कैसे काम करता है। ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं है, खुद से बस एक छोटा सा एरे बनाना है, उस एरे के अंदर वैल्यू फिल करनी है, और अगर एरे के अंदर वैल्यू पहले से फिल है तो दोबारा से डीपी मतलब दोबारा से रिकर्जन कॉल मत करो। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है डीपी का, तो वो आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, अदरवाइज हम आगे पढ़ रहे होंगे तो हम खुद भी पढ़ रहे होंगे। अच्छा, मतलब डीपी लगाने से वो टीएलई एरर नहीं आएगा? बिल्कुल सही बात। और जो बेस कंडीशन एक था कि आपने लिखा था वो इफ सम इक्वल्स टू जीरो तो रिटर्न ट्रू, तो ये क्यों किया? सम जीरो है तो रिटर्न ट्रू करने का मतलब क्या है? मतलब क्योंकि उसमें ऐसा हो रहा है ना कि आपने मतलब पूरा का पूरा सम ढूंढ लिया इसका मतलब, राइट? या तो दो तरीके से समझा सकते, नहीं दो, कैसे तो हम लोगों को तो देगा ना कि गिवन सम ये है, सपोज 15 एक गिवन सम है और कुछ भी। ठीक है, सुनो तो सपोज करो गिवन सम 15 है, लेकिन जब आप रिकर्सिवली कॉल कर रहे हो तो 15 धीरे धीरे करके कम होते जाता है, राइट? 15 से 13 बनता है, 13 से 9 बनता है, 9 से 5 बनता है, बार बार वो रिकर्सिवली कॉल होते जाते हैं, राइट? तो हाँ। रिकर्सिवली कॉल होते होते जब वो जीरो बन जाएगा सम, तो इसका मतलब आपने पूरा का पूरा सम, सबसेट का सम ढूंढ लिया है तब तक, तो इसलिए वहां पर जीरो मिल रहा है। एक तरीका ये समझने का। दूसरा तरीका समझने का ये है कि सपोज करो क्वेश्चन ने, गिवन क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बनाने वाले ने आपको बोला है कि जीरो सम फाइंड करके दो, जीरो सम का सबसेट, जीरो सम का सब एरे ला के दो, तो हाँ आप दोगे ही ना उसको कि भाई जीरो के लिए तो कुछ भी नहीं करना, जीरो है। हाँ, मतलब अगर बोलता है कि गिवन सम ही जीरो है तो ऑब्वियसली वो ट्रू ही आ जाएगा उस राइट, तो कंडीशन। ये दो तरीके हैं समझने के, या तो ये पहले वाले तरीके समझ लो या दूसरे तरीके समझ लो, अच्छा अच्छा, ठीक है? ठीक है। हाँ यही डाउट था। और क्वेश्चन ठीक है, फिर आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जाके क्वेश्चन करो हैश मैप के, और उसको हम डिस्कस करेंगे डाउट क्लास के अंदर। बाय बाय।